Hello everyone, welcome to PSI Revolution. This is the very first video of our PYQ series जहां हम हर टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिक करेंगे और उन्हें डिटेल्ड कंसेप्चुअल वे में समझेंगे। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से और हमारा पहला थिंकर है प्लेटो। इन दिस वीडियो वी विल डिवाइड आवर डिस्कशन इनटू टू क्लियर पार्ट्स, जिसमें पहले पार्ट में हम अंडरस्टैंड करेंगे एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि हमने कैसे आंसर को स्ट्रक्चर किया हुआ है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, for no law or ordinance is mightier than knowledge. This is not just a philosophical quote. This is a PSIR PYQ that demands deep conceptual clarity and precise commentary. Now, let's break down what the examiner actually wants from us here. So, पहली चीज है, दिस इज अ कमेंट टाइप क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करना है कोड को, हमें क्रिटिकली इंगेज करना है विद व्हाट प्लेटो इज सेइंग एंड टेल द एग्जामिनर व्हाई प्लेटो सेड इट, whether it still holds true, and what its philosophical, political and practical implications are. Second is, the quote itself makes a comparative claim that knowledge is mightier than law. तो एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि क्या हमने प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझा भी है या नहीं। हमें ये भी एनालाइज करना है कि व्हाट नॉलेज मीन्स फॉर प्लेटो, स्पेशली इन द रिपब्लिक, व्हाट लॉ रिप्रेजेंट इन लॉज एंड स्टेट्समैन, and why he thinks laws are subordinate to the wisdom of philosopher kings. Third is, एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करता है इस आइडिया को इवेलुएट करने का। सिर्फ प्लेटो को कोट करने से काम नहीं चलेगा, हमें ये भी बताना पड़ेगा कि कैसे हम आर्ग्यूमेंट्स को ला सकते हैं थिंकर्स के थ्रू, जैसे कि एरिस्टोटल, लॉक, पॉपर, हैबरमास। हमें इंडियन पैरेलल्स भी दिखाने पड़ेंगे थ्रू कौटिल्य, और फाइनली हमें ये कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट भी सेट करना पड़ेगा जिसमें हमें पॉपुलिज्म, जुडिशियल क्राइसिस और टेक्नोक्रेसी को यूज करना पड़ेगा। सो overall, the demand of the question is to provide a rich philosophical analysis with critical depth and contemporary relevance, all anchored in Plato's vision of knowledge, law and justice. एक और चीज, I will be explaining only the crux part here, that how we have structured and covered everything inside it, ताकि आपको clarity मिल जाए। So I will suggest कि आप वीडियो को पॉज करके नोट्स को ध्यान से पढ़ भी सकते हो for better understanding. Now, how our answer fully meets the demand? So चलो बात करते हैं कि हमने आंसर को कैसे अप्रोच किया है और कैसे हमने हर एक्सपेक्टेशंस को कवर किया हुआ है। सो हमने इंट्रोडक्शन में स्टार्ट किया है बाय क्लियरली एक्सप्लेनिंग द प्लेटोज नॉलेज लॉ डायलेक्टिक। ये स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर इंट्रो में ही क्लैरिटी नहीं है तो पूरा आंसर कंफ्यूज करेगा। We did not just define epistemocracy, we framed the whole answer in terms of law versus knowledge and their moral legitimacy. फिर आती है फर्स्ट डायमेंशन, दैट इज फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। हियर वी एस्टैब्लिश्ड प्लेटोज हायरार्की ऑफ नॉलेज, एकीसिया टू नोएसिस। इसमें हमने दिखाया कि ओनली फिलोसोफर्स हु रीच द लेवल ऑफ नोएसिस एंड सी द फॉर्म ऑफ द गुड आर कैपेबल ऑफ रियल गवर्नेंस। इस पार्ट में हमने बताया कि लॉ स्टैटिक होता है लेकिन नॉलेज फ्लेक्सिबल और एथिकल होती है। हमने यहाँ पे द रिपब्लिक और लॉज के कोड्स को भी यूज किया इस आर्ग्यूमेंट को एंकर करने के लिए। फिर आती है सेकेंड डायमेंशन, दैट इज लॉ विदाउट नॉलेज। इस सेक्शन में हमने डायरेक्टली अटैक किया आइडिया ऑफ मैकेनिकल रूल ऑफ लॉ में, जहाँ पे हमने प्लेटो का डॉक्टर वर्सेस रूल बुक एनोलॉजी को यूज किया ये दिखाने के लिए कि वाई लॉ अलोन कैन नेवर डिलीवर जस्टिस। यहाँ पर एक क्रूशियल इंसाइट ये था कि लॉ इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। बिना नॉलेज के लॉ खुद इनजस्टिस बन सकता है। नेक्स्ट डायमेंशन थी फिलोसोफर्स मस्ट रूल, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया प्लेटो की ट्री पैराडाइज सोल थ्योरी को एंड हाउ इट मैप्स ऑनटू सोसाइटी। इसमें हमने बताया कि फिलोसोफर्स मस्ट रूल बिकॉज दे अंडरस्टैंड जस्टिस, नॉट जस्ट इनफोर्स रूल्स। इस पार्ट में हमने स्ट्रॉस को भी इंक्लूड किया जिन्होंने प्लेटो को मोरल ऑर्डर का विजनरी माना था। एंड द लाइन द अनएग्जामिन्ड लॉ इज नॉट वर्थ इन्फोर्सिंग समराइजेस प्लेटोज व्यू ब्रिलियंटली। नाउ नेक्स्ट डायमेंशन थी इंडियन पैरेलल्स। Here we proved that Plato's idea is not just Western. हम यहाँ पर कौटिल्य के राज विद्या, अशोका की धम्म पॉलिसी और उपनिषदिक राजश्री मॉडल को भी यूज किए हैं। ये पार्ट एग्जामिनर को दिखाता है कि आप कनेक्शंस बना सकते हो अक्रॉस ट्रेडिशंस, दैट इज गोल्ड इन PSIR।
फिर आता है काउंटर आर्ग्यूमेंट। तो हम सिर्फ प्रेज नहीं किए प्लेटो की, हम एंगेज किए एक स्ट्रॉन्ग काउंटर व्यू के साथ भी, जिसमें हमने एरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू यूज किया टू डिफेंड लॉ एज रीजन ओवर टाइम, सिसरो ऑन नेचुरल लॉ, लॉक एंड मॉन्टेस्क्यू ऑन लॉ एज अ सेफगार्ड। यहाँ एक पावरफुल पॉइंट ये है कि जब लॉ रूटेड होता है नॉलेज में तो ये अपोज नहीं करता प्लेटो की आइडियल को, जबकि ये फुलफिल करता है। नेक्स्ट डायमेंशन है कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस। ये पार्ट आंसर को प्रेजेंट में लेके आता है। हमने यहाँ पे प्लेटो को लिंक किया पॉपुलिज्म से, क्लाइमेट डिनायल से, जुडिशियल इमोशनलिज्म से और एल्गोरिथमिक गवर्नेंस से। वी इवन एडेड मार्था नुसबाउम्स कोट टू शो दैट व्हेन फिलॉसफी इज एब्सेंट डेमोक्रेसी बिकम्स सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। ये सेक्शन आंसर को PSIR प्लस GS दोनों बनाता है। एग्जामिनर को ये इंटरलिंकेजेस बहुत पसंद आते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन है क्रिटिक ऑफ प्लेटोज आइडियल। तो हमने यहाँ पे प्लेटो के आइडिया को ये बताया कि विजनरी तो है ये, लेकिन ये डेंजर भी क्रिएट करता है। हमने यूज़ किया पॉपर को टू हाईलाइट द रिस्क ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, इजाया बर्लिन को ऑन प्लूरलिज्म, हैबरमास को ऑन डेमोक्रेटिक डेलिबरेशन। यहाँ कंक्लूजन क्लियर है, नॉलेज इज नेसेसरी बट मस्ट बी डेमोक्रेटिक, अकाउंटेबल एंड ओपन टू क्रिटिक। फिर आता है कंक्लूजन। वी क्लोज्ड विद एरिस्टोटल एंड प्लेटो इन डायलॉग। एरिस्टोटल बोलते हैं लॉ इज रीजन फ्री फ्रॉम पैशन बट रीजन विदाउट नॉलेज इज ब्लाइंड, ये प्लेटो कहते हैं। देन वी ब्रॉट इट ऑल टुगेदर दैट लॉज मस्ट बी एनिमेटेड बाय नॉलेज, नॉट जस्ट इन्फोर्स्ड मैकेनिकली। एग्जामिनर को लास्ट पैराग्राफ में ये फील होना चाहिए कि स्टूडेंट ने सिर्फ कंटेंट नहीं लिखा है बट उसको कंसेप्चुअली सिंथेसाइज भी किया है। विद दिस वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Now let's move ahead with the second question. But before that, if you want access to these detailed, well-structured notes or want personal mentorship, you can visit our official Telegram channel. Now, let's start with the second question, and that is, reality is the shadow of ideas. Now, before writing or explaining this answer, the first thing is to understand what exactly the examiner wants from you. देखो, क्वेश्चन लगता छोटा है but it's conceptually very deep. यहाँ पर एग्जामिनर बेसिकली हमसे चाहता है 3 चीज़ें चेक करना। पहला, वेदर यू अंडरस्टैंड प्लेटोज मेटाफिजिकल थ्योरी, हिज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और आइडियलिज्म, वेदर यू कैन लिंक हिज अब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी टू हिज पॉलिटिकल थॉट, जैसे कि वाई फिलोसफर किंग्स शुड रूल, एंड थर्ड इज वेदर यू कैन शो द रेलेवेंस ऑफ प्लेटोज आइडिया इन टुडेज वर्ल्ड। सो अगर आप सिर्फ डेफिनेशन लिख दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करता है एनालिटिकल डेप्थ। वो चाहता है कि हम उसे बताएं कि उसके कोट को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं फिलोसॉफिकली, पॉलिटिकली एंड कंपैरेटिवली। इन शॉर्ट, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट प्लेटो सेड बट व्हाई ही सेड इट, हाउ इट कनेक्ट्स टू हिज ओवरऑल फिलोसफी एंड हाउ इट स्टिल स्पीक्स टू अस टुडे। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट कि हमें कैसे आंसर लिखना चाहिए। नाउ let's break down how our answer actually covers everything the examiner expects. So introduction में हमने start किया है strong conceptual hook से, calling this statement the cornerstone of one of the greatest metaphysical revolutions in Western thought. यानी we directly tell the examiner this is not poetry, it's philosophy. That line itself sets the tone that our answer is analytical and not just descriptive. फिर आती है पहली dimension, Platonic idealism. हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि प्लेटो के लिए फिजिकल वर्ल्ड सिर्फ एक कॉपी है, अ शैडो ऑफ अ हायर इटर्नल रियलिटी, जिसको उसने वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स बोला है। यहाँ हमने सिंपल और क्लियर एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि ऑल एक्ट्स ऑफ करेज आर एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म ऑफ करेज। इस लाइन से क्लैरिटी आती है, फॉर्म्स आर द सोर्स एंड व्हाट वी सी आर देयर इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शंस। ऑल्सो हमने मेंशन किया है कुछ ग्रीक टर्म्स को, जैसे कॉस्मोस नोटोस एंड कॉस्मोस एस्थेटोस। दिस शोज कंसेप्चुअल प्रिसिजन व्हिच एग्जामिनर लव्स। So the next dimension is allegory of the cave. This is the heart of the answer. We used the cave allegory as the visual explanation of the quote. Reality is the shadow of ideas. तो यहाँ पर बताते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो चेन्ड हैं इन द केव, मिस्टेकिंग शेडोज फॉर ट्रुथ, एंड द फिलोसोफर हु एस्केप्स एंड सीज सनलाइट, दैट इज द जर्नी फ्रॉम इल्यूजन टू ट्रुथ। ये पार्ट लिखने का पर्पस है एग्जामिनर को दिखाने का कि आपने प्लेटो का आइडिया अंडरस्टैंड भी किया है और इमेजिन भी किया है। फिर आती है नेक्स्ट डायमेंशन, जिसमें हमने नॉलेज एंड रियलिटी, दैट इज डॉक्सा वर्सेस एपिस्टीम की बात करी है। यहाँ पे हमने डिवाइडेड लाइन एनोलॉजी का यूज़ किया है, ये दिखाने के लिए कि प्लेटो का हायरार्की ऑफ कॉग्निशन कैसा है, फ्रॉम इमेजिनेशन टू बिलीफ टू रीजनिंग एंड टू इंटेलेक्ट। इट शोज प्रोग्रेशन फ्रॉम शैडो टू लाइट।
यानी फ्रॉम ओपिनियन दैट इज डॉग्स आर टू ट्रू नॉलेज एपिस्टीम। दिस एस्टैब्लिशेस द फिलोसॉफिकल डेप्थ ऑफ योर आंसर। फिर आता है नेक्स्ट डायमेंशन एंड दैट इज पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। ये एक अच्छा स्मार्ट इंटीग्रेशन हो सकता है। इसमें हमने प्लेटो के मेटाफिजिक्स को उसके पॉलिटिक्स से इंटरलिंक किया हुआ है। दैट इज वेयर मोस्ट स्टूडेंट मिस आउट। We explained that if most people live in illusion, only philosophers who have seen the truth are fit to rule, जो कि फिलोसफर किंग्स होते हैं। ये लिंक एग्जामिनर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बताता है हमारी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेटोज थॉट। फिर आता है नेक्स्ट डायमेंशन दैट इज कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, जिसमें हमने मॉडर्न ट्विस्ट को ऐड किया है, कनेक्टिंग प्लेटो विद द पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड, डिजिटल इल्यूजन्स एंड थिंकर्स जैसे कि बॉडलार्ड। This shows that we are not just reproducing ancient philosophy but interpreting it through a modern lens. इस पार्ट से एग्जामिनर को लगता है कि स्टूडेंट कंसेप्चुअल भी है और कंटेम्प्रेरी भी। नेक्स्ट डायमेंशन है इंडियन पैरेलल, जो कि एक स्मार्ट एडिशन होता है, ड्राइंग कंपैरिजन विद अद्वैत, वेदांता एंड माया। ये दिखाता है इंटर सिविलाइजेशनल डेप्थ को, समथिंग यूपीएससी अप्रिशिएट्स। हमने बताया कि दोनों फिलॉसफीज, प्लेटो का आइडियलिज्म और वेदांता, दोनों सेंसरी इल्यूजन के परे ट्रुथ की बात करते हैं। फिर आता है क्रिटिक। तो हमने सिर्फ ब्लाइंड प्रेज नहीं की है, वी एडेड क्रिटिकल वॉइसेस जैसे कि एरिस्टोटल, एम्पिरिसिस्ट एंड नीशे। ये हमारे आंसर को बैलेंस करता है। ये एग्जामिनर को दिखाता है कि स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग करता है, सिर्फ समरी नहीं लिखता है। फिर आता है कॉन्क्लूजन। सो फाइनली हमने इसे एंड किया है एक रिफ्लेक्टिव नोट के साथ, कॉलिंग प्लेटोज आइडिया एन ऑन्टोलॉजिकल रिवोल्यूशन, एन एपिस्टेमोलॉजिकल अवेकनिंग एंड अ पॉलिटिकल प्रोफेसी दैट इज अ पावर पैक्ड एंडिंग, शॉर्ट, इंटेंस एंड मेमोरेबल। यानी जो इंप्रेशन एग्जामिनर के माइंड में लास्ट में रहना चाहिए वो यहाँ मिलता है, क्लैरिटी प्लस कमांड। सो this is how we approached these questions, not just explaining Plato's theory, but showing its structure, logic and timeless value. Welcome back to PSIR Revolution. This is the second video of our PYQ series, जहां हम हर टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिक करेंगे और उन्हें डिटेल्ड कंसेप्चुअल वे में समझेंगे। एंड हमारे आज के थिंकर हैं एरिस्टोटल। In this video, we will divide our discussion into two clear parts. In the first part, we will understand the exact demand of the question, and in the second part, we will see how we have structured the answer. Let's start with the first question. Comment. The authority of the master and that of the statesman are different from one another. 1994 का क्वेश्चन है ये। चलो अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन का रियल डिमांड क्या है। तो इस लाइन में सिर्फ कंपैरिजन नहीं हो रहा, ये एक एथिकल जजमेंट भी है। हमें इस कोड के हर एंगल को फिलॉसफिकल, पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल कंटेक्स्ट में समझना ज़रूरी है। पहला है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सबसे पहले आपको ये क्लियरली समझना होगा कि एरिस्टोटल के लिए मास्टर की अथॉरिटी क्या होती है और स्टेट्समैन की अथॉरिटी उससे फंडामेंटली डिफरेंट क्यों है। ये सिर्फ पावर का कंपैरिजन नहीं है, ये बताता है कि एक डोमिनेशन होता है और एक गवर्नेंस। सेकेंड इज पॉलिटिकल वर्सेस प्राइवेट रूल। एग्जामिनर देखना चाहता है कि क्या आप ऑइकॉस और पॉलिस के बीच का डिफरेंस समझते हो। मास्टर का रूल होता है नेसेसिटी के लिए और स्टेट्समैन का रूल होता है लोगोस और जस्टिस के लिए। थर्ड इज पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का मोरल फाउंडेशन। एरिस्टोटल के लिए ट्रू अथॉरिटी तभी वैलिड होती है जब वो रेसिप्रोकल हो, अकाउंटेबल हो और लोगोस यानी रीजन्ड डेलिब्रेशन से गाइडेड हो। एग्जामिनर चाहता है कि आप ये डिफरेंस सिर्फ एक्सप्लेन ना करो, उसका मोरल वेट भी समझो। फिर मॉडर्न रेलेवेंस की बात होगी। जब अथॉरिटेरियन रेजिम्स अपने आप को पब्लिक सर्वेंट्स बोलती है तो क्या वो स्टेट्समैन है या सिर्फ नए ज़माने के मास्टर्स। ये डिस्टिंक्शन ब्यूरोक्रेसीज, डिक्टेटरशिप और इवन डेमोक्रेसीज में दिखाई देता है, जहाँ रूल लोगों के नाम पर होता है लेकिन उनके लिए नहीं होता है। एंड द लास्ट, क्रिटिक एंड कंपैरेटिव इनसाइट। एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि आप एरिस्टोटल की थ्योरी को प्रेज भी करो, जैसे कि रेसिप्रोसिटी, कॉमन गुड, सिविक वर्चू, और उसके लिमिटेशंस भी हाईलाइट करो, जैसे कि स्लेवरी और विमेन एक्सक्लूजन, स्मॉल पॉलिस मॉडल जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स पर अप्लाई नहीं होता। ये पार्ट आपकी क्रिटिकल थिंकिंग दिखाता है। चलो अब हम देखते हैं कि कैसे हमारे आंसर ने हर डिमांड को मीट किया हुआ है। एक और चीज़, आई विल बी एक्सप्लेनिंग ओनली द क्रक्स पार्ट हेयर, that how we have structured and covered everything inside it, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। सो आई विल सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज करके नोट्स को ध्यान से पढ़ भी सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ
Let's see how our answer fully delivers on all these expectations. Introduction. We started the answer by framing the quote in terms of domination versus governance. ये framing ज़रूरी है क्योंकि it shows the examiner that we are not just listing points, we understand the moral stakes of political power. हमने दिखाया कि एरिस्टोटल के लिए अथॉरिटी इटसेल्फ मस्ट बी जज्ड बाय इट्स पर्पस. एंड क्या है वो पर्पस? द मास्टर रूल्स फॉर हिज ओन बेनिफिट एंड द स्टेट्समैन्स रूल फॉर द कॉमन गुड. पहली डायमेंशन है रूल ओवर स्लेव्स, जिसमें हमने डेस्पोटिक एंड नॉन रेसिप्रोकल एस्पेक्ट को डिस्कस किया. वी एनालाइज्ड एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ नेचुरल स्लेवरी, हाउ सम पीपल आर लिविंग टूल्स मेंट टू सर्व. We included critiques by scholars like Martha Nussbaum, who exposes the moral failure of such logic. We clarified that despotic rule is structured but not just. It may ensure order, but it denies dignity. ये पार्ट philosophical भी है और modern ethics से linked भी. Next dimension थी political rule, reciprocity and law. Here we shifted to the statesman authority, rooted in reciprocity, logos and deliberation. We cited Ernest Barker and explained how citizens are not ruled, they co-rule. Unlike slaves, citizens have the capacity to rule and be ruled. This is the essence of political equality in Aristotle. इस पार्ट में हमने बताया कि ये डिफरेंस है पॉलिटिकल और प्राइवेट रूल के बीच. लॉ, जस्टिस एंड शेयर्ड पर्पस अपलिफ्ट गवर्नेंस इनटू अ मोरल डोमेन. नेक्स्ट डायमेंशन थी ओइकोस वर्सेस पॉलिस. वी एक्सप्लेन द टेलोस बेस्ड डिस्टिंक्शन कि ओइकोस सिर्फ बेसिक सर्वाइवल के लिए है, जहां हम अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, लेकिन पॉलिस उससे एक स्टेप आगे है. यहाँ बात होती है यूडेमोनिया की, यानी द गुड लाइफ. यूजिंग CDC Reeves रीडिंग, वी शोड हाउ पॉलिटिकल रूल इज नॉट अबाउट एफिशिएंसी, इट्स अबाउट मोरल एलिवेशन. एरिस्टोटल के लिए पॉलिटिक्स का मतलब है लिविंग वेल टुगेदर, नॉट जस्ट मैनेजिंग रिसोर्सेज. फिर हमने लेजिटिमेसी एंड टिरेनी की बात करी. वी टूक द आर्ग्यूमेंट फर्दर. What makes authority legitimate? जब कोई स्टेट्समैन मास्टर जैसे बिहेव करता है, एरिस्टोटल उसे टायरेंट कहते हैं. वी साइटेड लियो स्ट्रॉस, who linked this to constitutionalism, that power must be bound by law, not by personal will. This is where we proved to the examiner that we understand the real world stakes of Aristotle's distinction. Next is critique and contemporary relevance. We did not glorify Aristotle blindly. We acknowledged his justification of slavery, exclusion of women, laborers, foreigners from politics, but we also used this to show how Aristotle remains relevant today. In modern regimes, even in democracies, we see despotism in the name of governance, command replacing deliberation, and bureaucratic rule hollowing out citizenship. We concluded this section with a strong warning that when reciprocity and reason disappear, politics becomes empty authority. फिर हमने conclude किया with the line that the statesman must know not how to dominate but how to govern justly. And then clarified, this is not just taxonomy of roles, it is moral distinction. That is, a master rules for himself, a statesman serves the ruled. True politics is not command, it is co-rulership for the common good. With this, we are done with the first question. Now let's move ahead with the second question. But before that, if you want access to these detailed, well-structured notes or want personal mentorship, you can visit our official Telegram channel. Now, let's start with the second question. Explain Aristotle's critique of Plato's idealism. ये क्वेश्चन 2019 का है. चलिए अब डिमांड देखते हैं. फिलोसॉफिकल रिवर्सल. क्या आप क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हो कि एरिस्टोटल ने प्लेटो की आइडियलिज्म को किस बेस पर चैलेंज किया? ये सिर्फ एक डिसएग्रीमेंट नहीं था, ये एक नए इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की शुरुआत थी. सेकेंड इज मेटाफिजिक्स से पॉलिटिक्स तक. आपको दिखाना होगा कि एरिस्टोटल ने प्लेटो के फॉर्म्स, फिलोसोफर किंग, कैलिपोलिस और सोल थ्योरी को कैसे रिजेक्ट किया और उनकी जगह सब्सटेंस, टेलियोलॉजी, रियलिज्म और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को स्टैब्लिश किया. थर्ड इज एथिक्स और गवर्नेंस का रीडेफिनेशन. क्या आप एक्सप्लेन करते हो कि एरिस्टोटल के लिए वर्च्यू एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्लेटो के अब्स्ट्रैक्ट यूटोपिया से ज़्यादा रियल और इफेक्टिव है? फोर्थ इज मेथोडोलॉजी का शिफ्ट. आपको ये भी बताना है कि प्लेटो की एनामनेसिस दैट इज रिकलेक्शन के बजाय एरिस्टोटल ने एम्पिरिसिज्म और लॉजिक को क्यों प्रेफर किया. नेक्स्ट इज क्रिटिकल अप्रिसिएशन.
एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप ये समझाओ कि एरिस्टोटल ने प्लेटो को रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने उसके थॉट को ग्राउंडेड बनाया। और ये डिबेट आज भी आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म, यूटोपिया वर्सेस प्रैग्मेटिज्म के रूप में रेलेवेंट है। सो ओवरऑल इट्स नॉट अ सिंपल क्रिटिसिज्म, इट्स अ फिलोसॉफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और आपको ये पूरा आर्क समझाना होगा विद एग्जाम्पल्स, स्कॉलर्स एंड रेलेवेंस के साथ। चलो अब देखते हैं कि हमारे आंसर ने डिमांड को कैसे मीट किया। Let's now break down how this answer tackles every part of the examiner's expectation point by point with philosophical clarity and critical insight. So introduction में हमने ओपन किया एक पावरफुल कोट के साथ that Plato is dear to me but dearer still is truth। इस लाइन के थ्रू एरिस्टोटल ये बताते हैं कि उनका क्रिटिक कोई पर्सनल रिजेक्शन नहीं है, ये एक इंटेलेक्चुअल शिफ्ट है फ्रॉम प्लेटोज आइडियलिज्म टू हिज ओन रियलिज्म। ये टोन आंसर को रिस्पेक्टफुल और फिलोसॉफिकल बनाता है, जो यूपीएससी के लिए परफेक्ट होता है। फिर हमने पहली डायमेंशन में मेटाफिजिकल क्रिटिक के बारे में बात करी, जिसमें प्लेटो के थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को एरिस्टोटल ने रिजेक्ट किया क्योंकि वो उसे कंसेप्चुअली कंफ्यूजिंग और प्रैक्टिकली इररेलेवेंट मानते थे। हमने इंक्लूड किया थर्ड मैन आर्ग्यूमेंट, that is infinite rigorous problem, Aristotle's idea of substance where form and matter are not separate but united। ये पार्ट डिमांड का फर्स्ट ब्लॉक पूरा करता है, फिलोसॉफिकल रिवर्सल फ्रॉम ट्रांसेंडेंस टू इमेनेंस। हमने कार्ल पॉपर का प्रेज भी कोट किया, जिससे आंसर में कंटेम्प्रेरी स्कॉलरली वेट ऐड होता है। नेक्स्ट डायमेंशन इज एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। प्लेटो का कैलिपोलिस दैट इज आइडियल सिटी और फिलोसोफर किंग का मॉडल एरिस्टोटल को प्रैक्टिकली फ्लॉड लगता है। वी एक्सप्लेन्ड हाउ प्लेटो ने फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश किया था। एरिस्टोटल ने कहा कि व्हाट इज कॉमन टू द ग्रेटेस्ट नंबर रिसीव्स द लीस्ट केयर। एरिस्टोटल ने प्रमोट किया फ्रोनेसिस यानी पॉलिटिकल प्रूडेंस, मॉडरेशन और रियल वर्ल्ड गवर्नेंस। ये शिफ्ट एग्जामिनर को दिखाता है कि आप आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल गवर्नेंस का डिफरेंस समझते हो। नेक्स्ट डायमेंशन इज एपिस्टेमोलॉजी फ्रॉम रिकलेक्शन टू रीजनिंग। प्लेटो के लिए नॉलेज इज इक्वल टू रिकलेक्शन थ्रू डायलेक्टिक, बट एरिस्टोटल insisted on empirical logic and sense perception. We showed that how he built syllogistic reasoning in posterior analytics and laid foundation of the scientific method. ये पार्ट डिमांड के मेथोडोलॉजी वाले एस्पेक्ट को एड्रेस करता है, इंटेलेक्चुअल टूल्स का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। हमने बेकन, लॉक, मिल और इवन हीगल तक की कॉन्टिन्यूटी दिखाई, दैट एड्स डेप्थ। नेक्स्ट डायमेंशन थी पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। प्लेटो के सिटी मॉडल में लोगों को सोल के पार्ट्स से मैप किया गया था, रीजन, स्पिरिट, एपेटाइट। एरिस्टोटल ने इसको ओवर सिंप्लीफिकेशन कहा। उन्होंने मैन को डिफाइन किया एज ज़ून पॉलिटिकॉन, अ पॉलिटिकल एनिमल, जिसका आइडेंटिटी बनती है थ्रू एक्टिव सिविक पार्टिसिपेशन। ये आर्ग्यूमेंट एथिक्स को रियल वर्ल्ड कम्युनिटी में रूट करता है और प्लेटो के अब्स्ट्रैक्ट सोल मॉडल से आगे ले जाता है। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि क्या आप दोनों के पॉलिटिकल साइकोलॉजी के बीच का डिफरेंस समझते हो, और हमने वो क्लियरली दिखाया। नेक्स्ट डायमेंशन है ऑन्टोलॉजी फ्रॉम स्टैटिक आइडियल टू टेलियोलॉजिकल बिकमिंग। प्लेटो के लिए वर्ल्ड इज इक्वल टू इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ परफेक्ट फॉर्म्स। एरिस्टोटल के लिए वर्ल्ड इज इक्वल टू डायनेमिक रियलिटी गवर्न्ड बाय टेलियोलॉजी। वी एक्सप्लेन्ड हाइलोमॉर्फिज्म दैट इज फॉर्म प्लस मैटर टुगेदर, 4 कॉजेज दैट इज मटेरियल, फॉर्मल, एफिशिएंट, फाइनल। इस सेक्शन में हमने चार्ल्स टेलर का रेफरेंस दिया, शोइंग दैट एरिस्टोटल बिगिंस एन इमिनेंट मेटाफिजिक्स। ये पार्ट डिमांड का मेटाफिजिकल प्लस एथिकल इवोल्यूशन क्लियरली शो करता है। नेक्स्ट डायमेंशन में हमने पॉलिटिकल क्रिटिक के बारे में बात करी, दैट एरिस्टोटल वार्न्ड दैट इवन अ वाइज रूलर कैन बिकम टायरानिकल if unchecked. He preferred rule of law, mixed constitutions, bounded authority. We cited Popper, who said Aristotle avoided Plato's totalitarian utopia. This directly satisfies the part of demand about governance, critique and realism. नेक्स्ट सेक्शन में हमने इंड्योरिंग लेगेसी की बात करी, जहाँ पे हमने दिखाया कि हाउ दिस डिबेट इज नॉट जस्ट हिस्टोरिकल, इट कंटिन्यूज टुडे। फिर हमने एग्जाम्पल्स दिए, जैसे रूसो वर्सेस बर्ग, Kant versus Aristotle, vision versus context, abstract justice versus practical virtue. We concluded with the most powerful line, Plato gave us the vision, Aristotle gave us the world, जो J.H. रैंडल ने बोला था। इस लाइन में पूरा कॉन्ट्रास्ट समराइज हो जाता है, आइडियलिज्म वर्सेस ग्राउंडेड एथिक्स। फिर आते हैं कंक्लूजन पर। We closed by saying Aristotle did not destroy Plato.
ही रूटेड हिम इन द सॉइल ऑफ सिविक लाइफ। जहाँ प्लेटो स्काई में फॉर्म्स ढूंढ रहे थे, एरिस्टोटल ने उन्हें ह्यूमन पॉलिटिक्स में एक्चुअलाइज करने की कोशिश की। जस्टिस फॉर अरिस्टोटल इज नॉट एन आइडिया टू बी admired, it is a practice to be cultivated. So with this, we are done with two thinkers. We'll meet in the next video. Thank you for watching. Hello everyone. Welcome back to PSI Revolution. देखो, PYQs में सिर्फ लिखने से काम नहीं होता। हर क्वेश्चन के पीछे एक स्पेसिफिक डिमांड होती है और अगर वो समझ नहीं आई तो आंसर में चाहे कितना भी लिखो मार्क्स नहीं मिलते हैं। इस वीडियो में हम दो चीज़ें करेंगे। पहला तो वी विल ब्रेक डाउन द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि एग्जामिनर हमसे चाहता क्या है, एंड दूसरा वी विल लर्न हाउ टू स्ट्रक्चर द आंसर कंसेप्चुअली एंड स्मार्टली। दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ आवर PYQ सीरीज और इस बार हम बात करेंगे एक मोस्ट डिबेटेड थिंकर के बारे में, एंड दैट इज मैकियावेली। Let's start with the first question. Question 1 is the prince must be fox and the lion at the same time. 1998 का क्वेश्चन है। चलो अब देखते हैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इस कोट के पीछे मैकियावेली सिर्फ एक मेटाफर नहीं दे रहे, वो एक कंप्लीट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी डिफाइन कर रहे हैं। सो लेट्स ब्रेक डाउन द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन इन 5 प्रिसाइज पार्ट्स। फर्स्ट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फॉक्स और लॉयन का सिंबॉलिज्म। एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपको मैकियावेली के लिए फॉक्स का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए, जैसे कि क्लेवरनेस, डिसेप्शन और फोरसाइट। लॉयन का मतलब है फोर्स, फियर, डेटरेंस। ये दोनों अलग टैक्टिक्स नहीं हैं बल्कि एक सिंगल लीडरशिप मॉडल के दो पहलू हैं और प्रिंस को दोनों क्वालिटीज़ एक साथ रखनी चाहिए। सेकेंड इज पॉलिटिकल रियलिज्म वर्सेस क्लासिकल आइडियलिज्म। एग्जामिनर टेस्ट करेगा कि क्या आप ये समझा पा रहे हो कि मैकियावेली ने प्लेटो और क्रिश्चियन मोरालिटी से ब्रेक क्यों किया, क्यों उनके लिए वर्चू सिर्फ तब तक इम्पॉर्टेंट है जब तक वो पॉलिटिकल सर्वाइवल में हेल्प करे, और कैसे रीजन द स्टेटो दैट इज रीजन ऑफ द स्टेट के नाम पे मोरालिटी को सबऑर्डिनेट कर दिया गया। थर्ड इज स्टेट क्राफ्ट एज स्ट्रैटेजी नॉट एथिक्स। ये कोड बताता है कि पॉलिटिक्स में सक्सेस का मतलब है अडेप्ट करना, नॉट बी गुड। पावर परफॉर्म करना पड़ता है, पोजेस करना काफ़ी नहीं, और रूलर को आउटकम के बेस पर जज किया जाता है, ना कि नीयत के बेस पर। तो एग्जामिनर चेक करेगा कि क्या आप ये शिफ्ट फ्रॉम मोरल पॉलिटिक्स टू स्ट्रैटेजिक पॉलिटिक्स आर्टिकुलेट कर पाते हो। फोर्थ इज कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। इस कोड का रेलेवेंस आज के ज़माने में कैसे है। क्या आप बता सकते हो कि लिंकन, इंदिरा गांधी, पुतिन, मोदी या इवन चाइना जैसे मॉडर्न रूलर्स किस तरह फॉक्स लॉयन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं। रिसेप्शन प्लस फोर्स का कॉम्बिनेशन कैसे डेमोक्रेसीज में भी यूज़ होता है। फिफ्थ इज क्रिटिक एंड एथिकल फॉल्टीनेस। आपको मैकियावेली का डिफेंड भी करना है और क्रिटिसाइज भी। क्या एंड्स जस्टिफाई द मीन्स अप्रोच जस्टिस को डिस्ट्रॉय करता है। क्या फॉक्स लॉयन मॉडल एक इमोरल मैनिपुलेटिव गवर्नेंस प्रमोट करता है। कांत, गांधी, राजीव भार्गवा जैसे थिंकर्स ने इस मॉडल का एथिकल काउंटर क्या दिया। एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स कि आप मैकियावेली के ब्रिलियंस को अप्रिशिएट भी करो और उसकी एथिकल लिमिटेशंस को एक्सपोज भी करो। चलो अब देखते हैं हाउ आवर आंसर फुल्ली मीट्स द डिमांड। उससे पहले आई विल एक्सप्लेन ओनली द क्रक्स पार्ट हेयर, हाउ द आंसर इज स्ट्रक्चर्ड। यू कैन पॉज एंड रीड द नोट्स फॉर क्लैरिटी। सो क्वेश्चन ये था, द प्रिंस मस्ट बी फॉक्स एंड द लॉयन एट द सेम टाइम। चलो अब देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या था। वी स्टार्टेड द आंसर बाय क्लैरिफाइंग दैट मैकियावेलीज फॉक्स लॉयन मेटाफर इन द प्रिंस इज नॉट अ सेलिब्रेशन ऑफ टिरेनी और डिसेप्शन। ये बात तो बहुत लोग सरफेस लेवल पर समझते हैं, बट एक्चुअली ये लाइन एक डीप पॉलिटिकल प्रिंसिपल एक्सप्रेस करती है। In Machiavelli's world, morality does not guarantee survival because politics is shaped by shifting fortunes and fragile loyalties. तो simple terms में बोलूँ तो the prince must be a fox to detect traps and a lion to frighten enemies. This is where Machiavelli departs from the classical and Christian view of virtue. यहाँ से वो एक नए पॉलिटिकल ट्रेडिशन की फाउंडेशन डालते हैं जहाँ पावर बिकम्स द बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी, नॉट पीटी और मोरल आइडियल्स। फिर हमने इजाया बर्लिन की बात लिखी जो कहते हैं हिज ओरिजिनलिटी लाइज इन सेपरेटिंग पॉलिटिकल नेसेसिटी फ्रॉम मोरल वर्च्यू। यही फ्रेमिंग पूरे आंसर का बेस बनाता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ वी हैव स्ट्रक्चर्ड द रिस्पॉन्स अहेड। लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट ईच डायमेंशंस। पहला है Machiavelli's fox lion paradigm. We begin by explaining what the quote means. Fox and lion are not just symbols, they are two tools of political survival.
लॉयन मतलब फोर्स, डिटरेंस, फॉक्स का मतलब कनिंग एंड डिसेप्शन। और ये दोनों काम तभी करते हैं जब रूलर उन्हें साथ में यूज करता है, नॉट एज अपोजिट्स बट एज अ कंबाइंड स्ट्रैटेजी। We also brought in Quentin Skinner and Maurizio Viroli to explain this idea as a strategic morality, not mindless power. ये पार्ट एग्जामिनर की कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले डिमांड को पूरा करता है कि रूलर को पॉलिटिक्स में कब और कैसे नॉट टू बी गुड बनना पड़ता है। सेकेंड डायमेंशन है फ्रॉम प्लेटोनिक वर्चू टू मैकियावेलियन नेसेसिटी। इस सेक्शन में हमने क्लासिकल थिंकर्स लाइक प्लेटो से मैकियावेली के शार्प डिपार्चर को हाईलाइट किया। प्लेटो के लिए वर्चू इज इक्वल टू मोरल गुडनेस, लेकिन मैकियावेली के लिए वर्चू, जिसे वो विर्तु कहते थे, पॉलिटिकल इफेक्टिवनेस के बराबर होती है। वी साइटेड लियो स्ट्रॉस, जिन्होंने कहा मैकियावेली अ टीचर ऑफ इविल, हार्वे मैन्सफील्ड, जिन्होंने डिफेंड किया मैकियावेली को एज अ रियलिस्ट। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि क्या आप बताते हो कि वर्चू अब एंड नहीं, एक स्ट्रैटेजिक टूल बन चुका है, और हमने एग्जैक्टली यही दिखाया। थर्ड डायमेंशन है द लॉयंस लॉजिक। ये सेक्शन डायरेक्टली एक्सप्लेन करता है लॉयन का रोल। मैकियावेली के लिए फियर इज मोर रिलायबल देन लव, बट इट मस्ट नेवर बिकम हेटरेड। इसमें पनिशमेंट इज इक्वल्स टू डिटरेंस, नॉट रिवेंज। We connected this to Hobbes' Leviathan, that is, power as a force against anarchy. Gramsci, who explains lawyen like coercion as part of state's control mechanism. इस पार्ट में रूलर का फियर बेस्ड लेजिटिमेसी एक्सप्लेन किया गया है, जो क्वेश्चन के लॉयन वाले डायमेंशन को डिटेल में एड्रेस करता है। नेक्स्ट डायमेंशन है द फॉक्सेस स्ट्रैटेजी। अब यहाँ हम फॉक्स के डायमेंशन को एक्सप्लेन करते हैं। रूलर मस्ट नो हाउ टू लाई, ब्रेक प्रॉमिसेस एंड मिसलीड, बट ऑल फॉर स्ट्रैटेजिक सर्वाइवल। ये डिसेप्शन मैकियावेली के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक एसेंशियल पार्ट है। वी यूज्ड जॉर्ज सबाइन, जिन्होंने डाइवोर्स ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम मोरालिटी बोला। मॉडर्न टूल्स जैसे कि मीडिया स्पिन, लीक्स, एम्बिगिटी, सब फॉक्स लाइक रियलिज्म के एग्जाम्पल हैं। ये पार्ट एग्जामिनर को दिखाता है कि आप मैकियावेली के रियलिस्ट इंटेलिजेंस को समझते हो, जहां इमेज इज इक्वल टू पावर का पार्ट। नेक्स्ट डायमेंशन इज सिंथेसिस, नॉट ऑल्टरेशन। इस सेक्शन में एक की इंसाइट दिया गया है। मैकियावेली के प्रिंस को फॉक्स या लॉयन बनना नहीं, बल्कि दोनों को एक साथ एम्बॉडी करना होता है। ये कोई ऑल्टरनेटिंग रोल नहीं है, ये एक फ्यूज्ड आइडेंटिटी है। वी साइटेड जीव स्टर्नहेल ऑन मैकियावेलियन सिंथेसिस एंड प्रूडेंस, दैट इज प्रूडेंशिया, एज द यूनिफाइंग वर्चू। इस सेक्शन से एग्जामिनर को ये क्लैरिटी मिलती है कि ये मॉडल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, मास्टरी ऑफ डुअल टैक्टिक्स है। फिर आता है कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। इस सेक्शन में हमने फॉक्स लॉयन मॉडल को मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में दिखाया। एग्जाम्पल, लिंकन delayed emancipation as a fox, then enforced it as a lion. Indira Gandhi used both propaganda and emergency power. Modi put in China, combined media control plus force projection. We also showed parallels with Kautilya's Arthashastra, Sam, Dam, Dand, Bhed, making this a civilizational idea, not just European. इस पार्ट से एग्जामिनर को यह समझ आता है कि आप थ्योरी को करंट पॉलिटिक्स में अप्लाई कर सकते हो, विच इज़ अ ह्यूज प्लस। फिर आता है मोरल क्रिटिक एंड एथिकल फॉल्ट लाइंस। ये सेक्शन आंसर को बैलेंस्ड एंड क्रिटिकल बनाता है। वी ब्रॉट इन इमैनुअल कांत, जिन्होंने डिसेप्शन इज नेवर जस्ट कहा। फिलिप पेटेट, जिन्होंने मैनिपुलेशन वायलेट्स फ्रीडम कहा। गांधी, जिन्होंने सत्य एंड अहिंसा टोटली रिजेक्ट मैकियावेली। राजीव भार्गवा, जिन्होंने वॉर्न किया ऑफ स्ट्रैटेजिक लेजिटिमेसी विदाउट मोरल लेजिटिमेसी। इस पार्ट से आपने मैकियावेली को ग्लोरीफाई नहीं किया, आपने उसका क्रिटिकल अप्रेजल दिया, विच एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स इन अ कमेंट टाइप क्वेश्चन। फिर आता है कंक्लूजन। We closed with Machiavelli's own words. The lion cannot protect himself from traps, and the fox cannot defend himself from wolves. Then we summarized, politics is not about being good, it is about being effective. Ruler must act with prudence and not purity. The last line seals the answer. The challenge is not whether to be fox or lion, but whether one can be both without losing the soul of the republic. This shows philosophical depth, critical tone, and political insight all in one sentence. With this, we are done with the first question. Now let's move ahead with the second question. But before that, if you want access to these detailed, well-structured notes or want personal mentorship, you can visit our official Telegram channel. Link is in the description. Now,
Let's start with the second question. Explain how Machiavelli's application of empirical method to human affairs marks an important stage in the evolution of political science. 2014 का क्वेश्चन है ये. चलो अब देखते हैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे मैकियावेली के मेथड को एनालाइज करने के लिए कह रहा है, नॉट जस्ट हिज आइडियाज. तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं डिमांड को इन 5 प्रिसाइज डायमेंशन. फर्स्ट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी. आपको क्लियरली समझाना होगा कि एम्पिरिकल मेथड क्या होता है, यानी ऑब्जर्वेशन बेस्ड एविडेंस ड्रिवन अप्रोच, और ये कैसे प्लेटो, अरिस्टोटल जैसे आइडियलिस्ट थिंकर से अलग है जो व्हाट ऑट टू बी पे फोकस करते हैं. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल साइंस का बर्थ मोमेंट. एग्जामिनर देखना चाहता है कि क्या आप मैकियावेली को एज अ फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इस्टेब्लिश कर पा रहे हो. उन्होंने पॉलिटिकल आइडियाज़ को मोरालिटी और थियोलॉजी से हटाकर हिस्ट्री, ह्यूमन बिहेवियर और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर बेस किया. थर्ड इज मेथोडोलॉजी के फीचर्स. क्या आप बताते हो कि मैकियावेली रियल रूलर्स लाइक सेजारे बोर्जिया को स्टडी करके जनरलाइजेशंस ड्रॉ करते हैं, इंडक्टिव लॉजिक, रियलिज्म एंड हिस्टोरिकल साइकिल्स पे काम करते हैं, एंड ट्रीट पॉलिटिक्स एज अ ह्यूमन क्राफ्ट, टेक्ने नॉट डिवाइन मिशन. फोर्थ इज लीगेसी एंड कॉन्टिन्यूटी. एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम ये भी बताएं कि हाउ हिज एम्पिरिकल मेथड इन्फ्लुएंस्ड हॉब्स, स्पिनोजा, रूसो एंड मॉडर्न रियलिज्म, बिहेवियरिज्म, एलीट थ्योरी. और आप कौटिल्य के साथ सिविलाइजेशनल पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हो. बोथ यूज रियल पॉलिटिक्स स्ट्रैटेजी. फिफ्थ इज बैलेंस्ड क्रिटिक. फाइनली एग्जामिनर देखना चाहता है क्या आप मैकियावेली के मेथड को ब्लाइंडली प्रेज नहीं करते हो बल्कि उसके लिमिटेशंस भी बताते हो, जैसे एलीट फोकस, डेमोक्रेटिक नेग्लेक्ट और ओवर जनरलाइजेशन. चलो अब देखते हैं कि हमने आंसर को कैसे लिखा है. लेट्स नाउ गो सेक्शन बाय सेक्शन एंड एक्सप्लेन हाउ दिस आंसर perfectly satisfies what the examiner is looking for. First dimension is the empirical break. We begin the answer by clearly showing Machiavelli's methodological break from classical political thought. Plato and Aquinas focused on what ought to be, जैसे कि आइडियल्स, मोरालिटी, डिवाइन ऑर्डर. बट मैकियावेली स्टडीड व्हाट एक्चुअली हैपेंस, रूलर्स बिहेवियर, बिट्रेयल, पावर स्ट्रगल्स. वी यूज्ड पोकॉक जिन्होंने बोला मैकियावेली लुक्स फॉर रिकरिंग पैटर्न्स नॉट मोरल लेसन्स. विरोली जिन्होंने बोला द प्रिंस इज अ डायग्नोस्टिक मैनुअल नॉट अ वर्च्यू गाइड. This directly fulfills the demand to show Machiavelli as the first political empiricist, someone who observes and deduces rather than prescribes and moralizes. Next dimension is methodological revolution. This section strengthens the foundation of Machiavelli's empirical methodology. He rejects Platonic utopia and natural law traditions. Politics is now based on fortuna, that is chance, and virtu, that is strategic skill, not on cosmic harmony. We cited Quentin Skinner on Machiavelli's secular strategic science and explained Prudentia and Kairos as part of this shift. This part shows examiner that you understand Machiavelli did not just change the ideas, he changed how we study politics. Next dimension is political psychology. Here we discuss the human behavior foundation of his method. Machiavelli sees human as self-interested, fearful, unreliable. Governance must be built on how people are, not how they should be. We brought in Hans Morgenthau, who uses this anthropology to build classical realism. This section shows the shift from moral assumption to behavioral realism. Exactly what the question demands, empirical application to human affairs. Fourth dimension है politics as technique. This is where we show Machiavelli's pragmatic core. For him, outcome matters more than moral intent. Politics is equal to techne, और techne क्या है? An art of getting results. We cited Harvey Mansfield. Machiavelli introduces consequentialism. The end justifies the means, not as cynicism but as strategic realism. This part nails the demand, showing that Machiavelli's method measures success empirically, not theologically. Fifth dimension है legacy and influence. This section delivers the most direct answer to the question. We showed how Hobbes, Spinoza, Rousseau used his ideas, how Machiavelli's legacy influenced realism, behavioralism, and elite theory. We also quoted Dunning and Dunn, who credit him with turning politics into an empirical contingent enterprise. This is the core fulfillment of the question that Machiavelli marks a turning point in the evolution of political science. Sixth dimension है Cautilde and Machiavelli. This section shows comparative depth.
We linked Machiavelli's Region di Stato with Kautilya's Sam Dam Dandbhed. Both favor contextual strategy over virtue. We used Patrick Olivelle, जिन्होंने दोनों को realist before ideology बोला था. This strengthens the answer with civilizational balance, a great way to stand out in PSIR answers. Last dimension है critiques and limitations of Machiavelli's empiricism. यहाँ हमने डिस्कस किया his elite focus, lack of emphasis on democratic participation or institutions. George Sabine calls it dangerously reductionist. But we did not reject him. We said his truths are necessary but incomplete. फिर आता है conclusion. We ended with Isaiah Berlin's line. He taught us to look at politics not as we wish it to be, but as it is, and summarized that Machiavelli's genius lies in his method, not moral vision. He replaced theology with psychology and created a language of power that is still used today. The last sentence directly answered the core question. He did not give us a theory of justice. He gave us a way to analyze power empirically. So with this, we are done with three thinkers. We will meet in the next video. Thank you for watching. Hello everyone. वेलकम बैक टू PSIR रेवोल्यूशन, जहां हम PYQs को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, समझते भी हैं. द वे एग्जामिनर वांट्स यू टू थिंक. देखो, हॉब्स एक ऐसा थिंकर है जिसे हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं क्योंकि उसकी थ्योरी एस्पिरेंट्स को थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है. और आज का क्वेश्चन, हॉब्स स्टार्ट्स एज एन इंडिविजुअलिस्ट बट एंड्स एज एन एब्सोल्यूटिस्ट. बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यूपीएससी के लिए ये एक ट्रैप क्वेश्चन है क्योंकि एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि क्या तुम समझ पा रहे हो या नहीं, कैसे हॉब्स लिबर्टी से स्टार्ट करके लेवियाथन तक पहुंचता है. मतलब जो आदमी इंडिविजुअल फ्रीडम का फिलॉसफर लगता है वो एंड में स्टेट के एब्सोल्यूट कंट्रोल का आर्किटेक्ट बन जाता है. तो चलो इस पैराडॉक्स को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप और देखते हैं कैसे हॉब्स ने मॉडर्न पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन खुद लिख दिया. अब बात करते हैं व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. एग्जामिनर यहाँ हमसे 5 चीज़ें देखना चाहता है. फर्स्ट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी. क्या आप समझा पा रहे हो कि हॉब्स ने इंडिविजुअलिज्म से स्टार्ट क्यों किया और एब्सोल्यूटिज्म तक कैसे गया. सेकेंड इज थ्योरेटिकल लॉजिक. क्या आपको हॉब्स के ह्यूमन नेचर, फियर और रेशनैलिटी का लिंक समझ आया. थर्ड इज फिलोसॉफिकल कोहेरेंस. क्या ये शिफ्ट कॉन्ट्राडिक्शन है या एक लॉजिकल नेसेसिटी. फोर्थ इज मॉडर्न रेलेवेंस. क्या आप सिक्योरिटी स्टेट और लिबर्टी ट्रेड ऑफ के एग्जाम्पल्स दे सकते हो. फिफ्थ इज क्रिटिकल इवेल्युएशन. क्या आप हॉब्स के आर्ग्यूमेंट को बैलेंस करके कंक्लूड करते हो. बस अगर तुमने ये 5 एंगल कवर कर लिए तो एग्जामिनर के लिए तुम्हारा आंसर फुल फ्रेम्ड होगा. चलो अब देखते हैं कि हमने आंसर को कैसे लिखा था. सो इंट्रोडक्शन में हमने लिखा हॉब्स एक ही साथ फ्रीडम का भी फिलोसोफर है और फेयर का भी. उसके लिए नेचुरल स्टेट में हर इंसान एक इंडिपेंडेंट बीइंग है, फ्री टू एक्ट, फ्री टू डिसाइड. पर वही लिबर्टी उसको डिस्ट्रक्शन तक ले जाती है और वहीं से लेवियाथन का जन्म होता है. As C.B. Macpherson says, Hobbes gave us the first theory of possessive individualism, only to crush it in the Leviathan's jaws. यही पैराडॉक्स क्वेश्चन के कोर में है. लिबर्टी बॉर्न, लिबर्टी लॉस्ट. अब बात करते हैं हमारी फर्स्ट डायमेंशन की, जो है हॉब्स द इंडिविजुअलिस्ट. सो स्टेट ऑफ नेचर में सब इक्वल है, पर इक्वलिटी का मतलब यहाँ पीस नहीं, डेंजर है. हर इंसान अपनी लाइफ बचाने के लिए कुछ भी करने का राइट रखता है. लियो स्ट्रॉस ने इसे मेथोडोलॉजिकल सोलिप्सिज्म कहा. पॉलिटिक्स स्टार्ट्स विद आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स, नॉट कम्युनिटीज. और क्विंटन स्किनर कहते हैं दिस इज द बर्थ ऑफ मॉडर्न लिबरल थॉट, जहां लॉ से पहले लिबर्टी आती है. बट प्रॉब्लम यह है कि जब सबके पास लिबर्टी है तो कोई सेफ नहीं है. बेलम ओमनियम कॉन्ट्रा ओमनस, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल. सेकेंड डायमेंशन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. अब यहाँ आता है हॉब्स का नेक्स्ट स्टेप. फेयर से बचने के लिए लोग एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट देखो ये कॉन्ट्रैक्ट पीपल और सोवरेन के बीच नहीं होता, ये लोगों के बीच होता है ताकि सब अपना राइट एक रूलर को दे दें. माइकल ऑकशॉट कहते हैं सेल्फ एनाइलेटिंग फ्रीडम, लिबर्टी वॉलंटरीली डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ. और डेविड हेल्ड बोलते हैं सोवरेन इज अ लॉजिकल नेसेसिटी, नॉट अ मोरल आइडियल. फ्रीडम खुद अपने डिस्ट्रक्शन का कॉज बन जाती है. ये है हॉब्स का ट्रेजिक रियलिज्म. फिर नेक्स्ट डायमेंशन है द लेवियाथन राइजेस. कॉन्ट्रैक्ट के बाद बनता है लेवियाथन, एक मॉर्टल गॉड जिसका पावर अब्सोल्यूट, इंडिविजिबल और अनचेक्ड है. सोवरेन लॉ डिफाइन करेगा, मोरालिटी डिसाइड करेगा, पनिशमेंट देगा. रिबेलियन अलाउड नहीं है.
हैना एरेंट इसको टोटलिटेरियन लॉजिक का प्रिकर्सर कहती हैं और जॉन क्लेमेंटास बोलते हैं लेवियाथन डिस्ट्रॉयज द ऑटोनॉमी इट क्लेम्स टू प्रोटेक्ट। जो सोवरेन हमने बनाया वही हमारा मालिक बन गया। फ्रीडम से सेफ्टी मिली पर प्राइस उसका ओबेडियंस था। फिर आता है फिलोसॉफिकल लॉजिक और बिट्रेल। क्या हॉब्स ने अपने प्रिंसिपल्स बिट्रे किए? नहीं। लॉजिकली देखा जाए तो ऐसा नहीं है। ह्यूमन नेचर फियरफुल है, इनसिक्योर है, तो लिबर्टी अनसस्टेनेबल है। इसलिए रिचर्ड टक बोलते हैं पीस नॉट लिबर्टी इज हॉब्स हाईएस्ट गुड। पर मैकफर्सन कहते हैं ये एक बुर्जुआ लॉजिक ऑफ कंट्रोल है जहां डोमिनेशन को प्रोटेक्शन बनाकर दिखाया गया। यानी हॉब्स ने इंडिविजुअलिज्म को बिट्रे नहीं किया, उसको सैक्रिफाइस कर दिया सर्वाइवल के लिए। फिर आता है डिबेट, कंसिस्टेंसी वर्सेस कॉन्ट्राडिक्शन। थिंकर्स डिवाइडेड हैं इसमें। स्ट्रॉस और टक के लिए हॉब्स कंसिस्टेंट है, बर्लिन और मैकफर्सन के लिए उसने अपनी लिबर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्किनर कहते हैं हॉब्स प्रोटो लिबरल है क्योंकि अथॉरिटी कॉन्सेंट से आई है, पर एरेंट बोलती है ये मैकेनिकल ओबेडियंस है, नॉट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इजाया बर्लिन ने इसको सिंपल वर्ड में बताया, हॉब्स बिल्ड अ केज एंड टोल्ड मेन दे वर फ्री, और इस लाइन में पूरी ट्रेजेडी छुपी हुई है। फिर आता है नेक्स्ट डायमेंशन दैट इज हॉब्स टुडे, द लॉजिक ऑफ द सिक्योरिटी स्टेट। ये सिर्फ 17th सेंचुरी का इशू नहीं है। आज भी जब क्राइसिस आता है, वॉर, टेररिज्म, पैंडमिक, हम लिबर्टी छोड़ देते हैं प्रोटेक्शन के लिए। एफएसपा, यूएपीए, मास सर्विलेंस, डिजिटल ट्रैकिंग सब एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, फियर जस्टिफाइज कंट्रोल। जॉर्जियो एगम्बन बोलते हैं स्टेट ऑफ एक्सेप्शन, जहां लॉ खुद को सस्पेंड कर देता है ऑर्डर के नाम पर। फिर आता है कॉन्क्लूजन, जिसमें हमने एक कोट लिखी, द पैशन टू बी सेफ मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द पैशन टू बी फ्री। हॉब्स ने ऐसा लिखा तो नहीं है पर सोचा जरूर था। वो लिबर्टी से स्टार्ट करता है पर एंड करता है ओबेडियंस में, और यही मॉडर्निटी का डिलेमा है। जितना हम क्योस से डरते हैं उतना हम अथॉरिटी को एम्पावर करते जाते हैं। क्विंटन स्किनर ने बहुत सही बात बोली यहाँ पर कि हॉब्स मेड लिबर्टी अ फंक्शन ऑफ सबमिशन एंड मैन अ कंसेंटिंग कैप्टिव। सोच के देखो, हम सब मॉडर्न वर्ल्ड में हॉब्स के ही सब्जेक्ट्स हैं, बस डिफरेंस इतना है कि अब लेवियाथन इनविजिबल हो गया है। So we are done with the first question. If you found this analysis insightful, share it with your PSIR friends and join us on Telegram for detailed notes and mentorship. So that was how Hobbes moves from liberty to Leviathan, from individualist beginnings to absolutist ends. But अब एक और question है जो उसके thought का psychological foundation समझाता है, and this one goes even deeper. क्वेश्चन है, हाउ वुड आई एंड माई फेलो ह्यूमन बींग्स बिहेव इफ वी वर टू फाइंड आवर सेल्फ इन अ स्टेट ऑफ नेचर, एंड वॉट डज दिस बिहेवियर टेल अस अबाउट आवर इनेट प्रीडिस्पोजिशंस। ये 2016 का क्वेश्चन है और इसकी ब्यूटी ये है कि एग्जामिनर यहाँ हॉब्स के ह्यूमन नेचर को समझना चाहता है, ना कि सिर्फ उसके स्टेट क्राफ्ट को। देखो, ये क्वेश्चन सुपरफिशियली सिंपल लगता है पर एक्चुअली ये एक एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। हॉब्स के लिए स्टेट ऑफ नेचर कोई पास्ट नहीं है, वो एक फिलॉसफिकल मिरर है जहां इंसान अपने असली रूप में दिखता है, बिना मोरालिटी, बिना लॉ, बिना रिस्ट्रेंट के। अब देखते हैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। पहला है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपको क्लियरली डिफाइन करना है कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है। हिस्टोरिकल स्टेज नहीं, एनालिटिकल डिवाइस है ये। फिर आता है ह्यूमन बिहेवियर। एग्जामिनर चाहता है कि आप फियर, इगोइज्म और मिसट्रस्ट को एक्सप्लेन करो एज इननेट टेंडेंसीज। थर्ड इज ट्रांजिशन। आपको दिखाना होगा कि ये साइकोलॉजी ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट तक ले जाती है। फोर्थ इज कंपैरेटिव इनसाइट। हॉब्स वर्सेस लॉक वर्सेस रूसो वर्सेस कांत। हु सॉ मैन एज कोऑपरेटिव, हु एज फियरफुल। आपको ये अच्छे से समझाना पड़ेगा। फिफ्थ इज कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। आज के पॉलिटिकल वर्ल्ड में हॉब्सियन फियर कैसे रिपीट होते हैं। हम एग्जाम्पल में टेररिज्म, सर्विलेंस, सिक्योरिटी स्टेट को देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द इंट्रोडक्शन पार्ट। इस क्वेश्चन में हॉब्स एक रेडिकल एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करता है। वो एक ऐसी दुनिया इमेजिन करता है जहां ना स्टेट है, ना लॉ है, ना मोरालिटी। ये स्टेट ऑफ नेचर कोई हिस्टोरिकल रियलिटी नहीं है, ये हॉब्स का फिलोसफिकल लेबोरेटरी है जहां वो ह्यूमन नेचर को बिना मेकअप के देखता है, ऑन द बेसिस ऑफ फियर, डिजायर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। लियो स्ट्रॉस ने एक बात कही है इस पर, Hobbes redefines the human condition as governed not by the good but by fear, और इसी बेस पर वो मॉडर्न पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म की फाउंडेशन रखता है जहां पॉलिटिक्स का गोल वर्चू नहीं सर्वाइवल होता है।
फिर आती है हमारी फर्स्ट डायमेंशन, द स्टेट ऑफ नेचर। हॉब्स एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करता है जहां ना कोई रूलर है ना कोई मोरल कोड। यहाँ सब इक्वल हैं, बट इक्वलिटी मीन्स वल्नरेबिलिटी। यहाँ पर हर इंसान इनसिक्योर है अबाउट देयर सर्वाइवल, प्रीएम्प्टिवली स्ट्राइक्स अदर्स। क्विंटन स्किनर इस बात को मोरल लेबोरेटरी कहते हैं। सीबी मैकफर्सन इस चीज को बर्थ ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। हॉब्स के लिए नेचर इविल नहीं है, इनसिक्योर है। फियर नॉट मेलाइज मेक्स वॉर रैशनल। फिर आती है नेक्स्ट डायमेंशन, इनेट प्रीडिस्पोजिशंस। हॉब्स के ह्यूमन नेचर के अंदर 3 डोमिनेंट फोर्सेस हैं। पहला है फियर ऑफ डेथ, सबसे पावरफुल पैशन। सेकंड है रैशनल इगोइज्म, हर एक्शन सर्वाइवल के कैलकुलेशन पे बेस्ड होता है। थर्ड है मिसट्रस्ट, कोई प्रॉमिस तब तक वैलिड नहीं जब तक फोर्स इन्फोर्स ना करे। रिचर्ड टक कहते हैं जस्टिस इम्पॉसिबल है विदाउट सोवरेंटी। इजाया बर्लिन इसमें ऐड करते हैं कि लिबर्टी विदाउट स्ट्रक्चर इज क्योस। ह्यूमन नेचर कोऑपरेटिव नहीं है बाय इंस्टिंक्ट, वो डिसिप्लिन होता है सिर्फ पावर के शैडो से। नेक्स्ट डायमेंशन है फ्रॉम प्री डिस्पोजिशन टू पॉलिटिकल ऑर्डर। ये साइकोलॉजी ही पॉलिटिकल ऑर्डर को जन्म देती है। लोग समझते हैं अगर सब अपना राइट छोड़ दें और एक स्ट्रॉन्ग रूलर को दे दें तो पीस पॉसिबल है। इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड नॉट बिटवीन रूलर्स एंड रूल्ड। माइकल ऑकशॉट कॉल्स सोवरेन अ मोरल सब्स्टिट्यूट फॉर ट्रस्ट। कार्ल स्मिथ बोलते हैं सोवरेन इज द वन हु डिसाइड्स इन द एक्सेप्शन। हॉब्स ने पॉलिटिक्स को मोरालिटी से नहीं मैकेनिज्म ऑफ सर्वाइवल से डिफाइन किया। नेक्स्ट सेक्शन है हॉब्स वर्सेस कैनोनिकल ऑप्टिमिज्म। यहाँ एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा कि आप कंपैरिजन दिखाओ। लॉक कहता है मैन इज रीजनेबल एंड मोरल। रूसो कहते हैं मैन इज नेचुरली गुड, सोसाइटी करप्ट्स। कांत कहते हैं रीजन गाइड्स मोरालिटी, पर हॉब्स बोलता है मैन एक्ट्स फ्रॉम फियर एंड कॉम्पिटिशन। वो कह रहा है कि पॉलिटिक्स का पर्पस गुडनेस नहीं सिक्योरिटी है। प्रोटेक्शन इज बिगर देन परफेक्शन। फिर आता है कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। आज के वर्ल्ड में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई वर्ल्ड सोवरेन नहीं है, फिर भी स्टेट ऑफ नेचर एग्जिस्ट करती है। Countries behave like individuals in anarchy, nuclear deterrence, power balance, alliance politics. Domestic level पर emergency powers, surveillance, FSPA, UAPA, Section 144 सब एक ही फॉर्मूला फॉलो करते हैं। Fear is equal to justification for control. जॉर्जियो एगम्बन कहते हैं स्टेट ऑफ एक्सेप्शन में लॉ खुद सस्पेंड हो जाता है। हॉब्स सही थे, द लेवियाथन नेवर डाइज, इट जस्ट चेंज फॉर्म। फिर आता है कॉन्क्लूजन, कॉवेनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड्स आर बट वर्ड्स। ऐसा हॉब्स कहते हैं और इसी में हॉब्स का पूरा एसेंस छुपा है। लॉ तब तक लॉ नहीं जब तक उसके पीछे पावर ना हो। लेवियाथन एक सोवरेन नहीं है, वो एक मिरर है। वो हमें दिखाता है कि बिना स्ट्रक्चर लिबर्टी अपने आप को खा जाती है। तो द लेसन इज सिंपल, फ्रीडम विदाउट फियर इज क्योस, फियर विदाउट बैलेंस इज टिरेनी। और पॉलिटिक्स का काम है इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम बनाना। तो वी आर डन विद सेकंड क्वेश्चन एज वेल। अगर आपको ये हॉब्स पीवाईक्यू ब्रेकडाउन पसंद आया हो और आप चाहते हैं यही स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस्ड नोट्स पर्सनली यूज करना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PSI रेवोल्यूशन 2026 ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये सारे थिंकर्स का डिटेल्ड पीवाईक्यू नोट्स और मेंटोरशिप अपडेट्स मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर PYQ सीरीज। लॉक को हम मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी का आर्किटेक्ट कहते हैं, लेकिन क्या उनका लिबरलिज्म सच में डेमोक्रेसी का फाउंडेशन था या एक एलीट प्रॉपर्टी बेस्ड सिस्टम जहां इक्वालिटी सिर्फ नाम की थी? इसी पैराडॉक्स को सीवी मैकफर्सन ने पकड़ा था जब उन्होंने लिखा इट इज़ हार्ड इंडीड टू टर्न द लॉकियन डॉक्ट्रिन इनटू एनी काइंड ऑफ अनक्वालिफाइड डेमोक्रेटिक थ्योरी। और यही आज का क्वेश्चन है। सो लेट्स ब्रेक डाउन व्हाट एग्जैक्टली द एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम अस हियर। फर्स्ट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप लॉक के लिबरल फ्रेमवर्क और डेमोक्रेटिक आइडियल्स के बीच का फंडामेंटल कॉन्ट्राडिक्शन समझाओ। लॉक ने कंसेंट, लिबर्टी और लिमिटेड गवर्नमेंट का वोकैबुलरी दिया, लेकिन उनका पॉलिटिकल मॉडल पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म पर बेस्ड था, जहां सिर्फ प्रॉपर्टी होल्डर्स को रैशनल और पॉलिटिकल माना गया। सो क्वेश्चन ये है, क्या लॉक का लिबरलिज्म यूनिवर्सल डेमोक्रेसी तक पहुंच सकता है या वो अपने स्ट्रक्चर में ही एक्सक्लूजनरी है?
सेकेंड इज पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। एग्जामिनर ये टेस्ट कर रहा है कि आप लॉक के कंसेंट ऑफ द गवर्न को समझते हो या नहीं। लॉक के यहाँ कंसेंट टेसिट है, मतलब आप सोसाइटी में रह रहे हो, ओबे कर रहे हो, तो आपने कंसेंट दे दिया, लेकिन ये कंसेंट सबके लिए नहीं है। प्रॉपर्टी लेस, विमेन, सर्वेंट सब एक्सक्लूड है। सो डेमोक्रेसी के नाम पर कंसेंट तो है, लेकिन पार्टिसिपेशन सेलेक्टिव है। थर्ड इज प्रॉपर्टी एज द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप। क्वेश्चन आपसे ये भी चाहता है कि आप प्रॉपर्टी को पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के मोरल बेस के रूप में समझाओ। लॉक के हिसाब से स्टेट का पर्पस है प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी, और इसी लॉजिक से पॉलिटिकल राइट्स भी प्रॉपर्टी होल्डर्स को मिलते हैं। मैकफर्सन कहते हैं लिबरलिज्म बिगिंस विद प्रॉपर्टी नॉट पीपल, यानी लॉक के लिए सिटीजनशिप एक इकोनॉमिक एंटाइटलमेंट है, सिविक राइट नहीं। फोर्थ इज क्रिटिकल डायमेंशन। एग्जामिनर चाहता है कि आप मैकफर्सन का क्रिटिक इंटीग्रेट करो। लॉक ने इंडिविजुअल को सेल्फ ओनर बना दिया और पॉलिटिक्स को एक एटमिस्टिक एरेना, जहां फ्रीडम का मतलब है सिर्फ नॉन इंटरफेरेंस। रिजल्ट क्या हुआ? इक्वालिटी हॉलो हो गई और डेमोक्रेसी रिड्यूस हो गई टू द रूल ऑफ द प्रॉपर्टीड। फिफ्थ इज रेलेवेंस एंड इवेल्युएशन। फाइनली एग्जामिनर देखता है क्या आप लॉक को सिर्फ क्रिटिसाइज करते हो या उनके कंट्रीब्यूशन को कंटेक्चुअली अप्रिसिएट भी करते हो। लॉक ने एब्सोल्यूटिज्म को तोड़कर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दिया, पर इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन को नैरो डिफाइन किया। सो आंसर का टोन होना चाहिए क्रिटिकल येट बैलेंस्ड। Let's now move to the actual structure of the answer, starting with Locke's liberalism and its democratic dilemma. इंट्रोडक्शन में हमने लिखा लॉक द फादर ऑफ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गेव मॉडर्न पॉलिटिक्स इट्स लैंग्वेज ऑफ कंसेंट, लिबर्टी एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। लेकिन जैसे मैकफर्सन कहते हैं, यही लिबरल वोकैबुलरी एक एक्सक्लूजनरी एंथ्रोपोलॉजी पे बेस्ड है, जहां पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म ने सिविक इक्वालिटी को मार्जिनलाइज कर दिया। तो क्वेश्चन पूछता है, क्या ऐसा फ्रेमवर्क कभी अनक्वालिफाइड डेमोक्रेसी का बेस बन सकता है? अब आती है फर्स्ट डायमेंशन, कंसेंट इन लॉक। लॉक का कंसेंट ऑफ द गवर्नड कंसेप्चुअली डेमोक्रेटिक लगता है, पर प्रैक्टिकली एलिटिस्ट था। वो कहते हैं नो वन कैन बी सब्जेक्टेड टू पॉलिटिकल पावर विदाउट हिज ओन कंसेंट, पर उनका पॉलिटिकल डेफिनेशन नैरो है। सिर्फ रैशनल प्रॉपर्टीड मैन को कंसेंट देने का मोरल राइट था। मैकफर्सन कहते हैं लॉक्स कंसेंट एक लीगल फिक्शन बन गया, जहां प्रॉपर्टी ओनिंग मैन के साइलेंस को डेमोक्रेसी कह दिया गया। सेकेंड डायमेंशन इज प्रॉपर्टी एज द मोरल बेसिस ऑफ सिटीजनशिप। लॉक के लिए सोसाइटी का मेन गोल है प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी, और यही प्रॉपर्टी ही डिसाइड करती है कि कौन पॉलिटिकल होगा। कैरोल पेटमैन कहती हैं ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल पैट्रियार्की है जहां सिर्फ ऑटोनमस मेल प्रोप्राइटर ही सिटीजन है। उदय मेहता कहते हैं लॉकियन फ्रीडम रिसाइड्स इन द पावर टू ओन, नॉट टू द पावर टू पार्टिसिपेट, यानी डेमोक्रेसी का बेस हो गया इकोनॉमिक एंटाइटलमेंट एंड नॉट दी सिविक राइट। थर्ड डायमेंशन इज पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म। मैकफर्सन कहते हैं लॉक ने इंडिविजुअल को सेल्फ ओनर बना दिया, उसके लिए पॉलिटिक्स एक शील्ड बन गई, सॉलिडेरिटी नहीं। फ्रीडम का मतलब है नॉन इंटरफेरेंस, रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं। रिजल्ट क्या हुआ? इनइक्वालिटी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गई इन द नेम ऑफ लिबर्टी। लॉक्स लिबरलिज्म दस सिक्योर्स इनइक्वालिटी इन द नेम ऑफ फ्रीडम। फोर्थ डायमेंशन इज रिप्रेजेंटेशन विदाउट मास डेमोक्रेसी। लॉक का थॉट आया ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद, एक एलीट रीशफलिंग नॉट मास रेवोल्यूशन। जॉर्ज सबाइन कहते हैं इट वॉज अ जेंटलमैन्स रिवॉल्यूशन नॉट अ लेवलर्स अपराइजिंग। जॉन डन भी लिखते हैं लॉक के पीपल मतलब प्रॉपर्टीड क्लास नॉट डेमोस। लॉक की डेमोक्रेसी इज इक्वल टू गवर्नेंस ऑफ द रीजनेबल फ्यू ओवर द इरेशनल मैनी। फिफ्थ डायमेंशन है कंपैरेटिव फ्रेम। रूसो ने डेमोक्रेसी को जनरल विल से डिफाइन किया, मार्क्स ने उसे क्लास एमेंसिपेशन से, और इवन जेएस मिल ने पार्टिसिपेटरी लिबरलिज्म के फॉर्म में एक्सपेंड किया। लेकिन लॉक स्टक रहे फॉर्मल इक्वालिटी विदाउट सब्सटैंटिव इक्वालिटी पर। रूसो ने कहा था लॉक कन्फ्यूजेस लिबर्टी विथ प्रॉपर्टी, मिस्टेकिंग एक्सक्लूजन फॉर फ्रीडम। सिक्स्थ डायमेंशन है इंडियन एंड कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। 1978 में जब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटा, वो लॉकियन लॉजिक के खिलाफ एक सिंबॉलिक रप्चर था, पर आज भी लैंड एक्विजिशन लॉज, वेलफेयर कंडीशनैलिटीज और रिप्रेजेंटेशन डिबेट्स में सब लॉकियन फ्रेमवर्क के शेडोज में हैं। उदय मेहता कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज मस्ट ट्रांसेंड लॉक टू अचीव सोशल डेमोक्रेसी। आज भी आइडिया यही है कि ओनरशिप इज इक्वल टू वॉइस, और यही इंक्लूसिव डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है।
सेवेंथ डायमेंशन है काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। जेरेमी वॉलरॉन और हैना पिटकिन जैसे स्कॉलर्स कहते हैं कि लॉक के थ्योरी में डेमोक्रेसी के जर्म्स हैं, क्योंकि कंसेंट और राइट्स का स्ट्रक्चर लेटर एक्सपेंड हो सकता है। पर मैकफर्सन का जवाब ये है कि ये एक्सपेंशन सुपरफिशियल है। प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन और पोजेसिव एंथ्रोपोलॉजी लॉक के सिस्टम के कोर फीचर्स हैं, नॉट द एक्सीडेंट्स। मैकफर्सन कहते हैं कि लॉक की जो लिबर्टी है वॉज नॉट द लिबर्टी ऑफ ऑल, इट वॉज द लिबर्टी ऑफ द पोजेसर्स। फिर आता है कंक्लूजन। लॉक ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और राइट्स दिया, पर उनके लिबरलिज्म का आर्किटेक्चर डेमोक्रेटिक इन फॉर्म, ओलिगार्किक इन कंटेंट था। जॉन रॉल्स कहते हैं लॉक गेव अस जस्टिस विदाउट फ्रेटर्निटी एंड डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट बोथ। मैकफर्सन बिल्कुल सही कहते हैं। जब तक हम पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म को चैलेंज नहीं करते, लॉकियन डेमोक्रेसी कभी इंक्लूसिव नहीं बन सकती। टू डेमोक्रेटाइज लॉक, वी मस्ट एक्सपैंड हिज मोरल यूनिवर्स फ्रॉम प्रॉपर्टी टू पीपल, फ्रॉम पोजेशन टू पार्टिसिपेशन। सो विद दिस वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब तक हमने समझा कि लॉक लिबरल तो लगते हैं, पर डेमोक्रेसी के मैटर में वो कॉशियस और लिमिटेड हैं। अब अगला क्वेश्चन इस कॉन्ट्राडिक्शन को और डेप्थ में ले जाता है, क्योंकि नेक्स्ट पीवाईक्यू पूछता है लॉक इज एन इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट। उससे पहले, इफ यू फाउंड दिस एनालिसिस इंसाइटफुल, शेयर इट विद योर PSIR फ्रेंड्स एंड जॉइन अस ऑन टेलीग्राम फॉर डिटेल्ड नोट्स एंड मेंटोरशिप। चलो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सबसे पहले आपको क्लियरली डिफाइन करना है कि इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है। लॉक के लिए इंडिविजुअल ही मोरल और पॉलिटिकल यूनिट ऑफ एनालिसिस है, सोसाइटी उसके बाद आती है। वो कहते हैं एवरी मैन हैज़ अ प्रॉपर्टी इन हिज ओन पर्सन, यानी इंसान पहले सेल्फ ओनर है और बाद में सिटीजन। सो क्वेश्चन का कोर ये है, लॉक के हर पॉलिटिकल कंसेप्ट, स्टेट ऑफ नेचर, कंसेंट, प्रॉपर्टी, लिबर्टी, गवर्नमेंट, सब इंडिविजुअल के अराउंड घूमते हैं। सेकेंड इज ऑन्टोलॉजिकल फाउंडेशन। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप समझाओ लॉक ने पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत कम्युनिटी से नहीं बल्कि सेल्फ से की। अरिस्टोटल ने कहा था मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, पर लॉक के लिए मैन है इकोनॉमिक एनिमल। उसके राइट्स और रीजन उसके साथ नेचुरली आते हैं। सोसाइटी एक कॉन्ट्रैक्चुअल चॉइस है, इन्नेट नीड नहीं है। थर्ड इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लॉक का कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी कलेक्टिव मोरालिटी नहीं है, ये एक रैशनल बार्गेन है। हर इंडिविजुअल वॉलंटरीली अपने नेचुरल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट बनाता है। सोवरेंटी अनकंडीशनल नहीं है, अगर राइट्स वायलेट हुए तो कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो सकता है। टू पुट सिंपली, गवर्नमेंट एक ट्रस्टी है, मास्टर नहीं, और ये ट्रस्टीशिप भी सिर्फ तब तक वैलिड है जब इंडिविजुअल कंसेंट करता रहे। फोर्थ इज प्रॉपर्टी एंड लेबर। एग्जामिनर ये चाहता है कि आप लॉक के लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी को हाईलाइट करो, क्योंकि वही उनका मोरल इंजन ऑफ इंडिविजुअलिज्म है। लॉक कहते हैं जब इंडिविजुअल अपना लेबर मिक्स करता है विद नेचर तो वो उस चीज़ का राइटफुल ओनर बन जाता है। सोसाइटी का अप्रूवल तब ज़रूरी नहीं होता है। सो प्रॉपर्टी इज इक्वल टू सेल्फहुड का एक्सटेंशन, और इसी से लॉक ने पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म का फिलोसॉफिकल फाउंडेशन दिया। फिफ्थ इज पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। लॉक का स्टेट एक नाइट वॉचमैन है, सिर्फ राइट्स प्रोटेक्ट करता है, मोरल अपलिफ्ट नहीं। फ्रीडम का मतलब है नॉन इंटरफेरेंस, ना कि कलेक्टिव सेल्फ रूल। तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली टेस्ट करता है, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि लॉक का इंडिविजुअलिज्म कैसे डेमोक्रेसी का आइडिया जो है उसे रिस्ट्रिक्ट करता है। नेक्स्ट है रेलेवेंस एंड क्रिटिक। आपको दिखाना है ये इंडिविजुअलिज्म मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, पर साथ ही उसने कलेक्टिव एथिक्स और सोशल जस्टिस को वीक किया। कैरोल पेटमैन, माइकल सैंडल और लोसोर्दो जैसे स्कॉलर्स ने इस लिमिटेशन को एक्सपोज किया है। नाउ दैट वी हैव अनपैक्ड द डिमांड, चलो देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर करते हैं इस आंसर को स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स नाउ मूव टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर और समझते हैं कैसे लॉक का पूरा फ्रेमवर्क एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इंडिविजुअलिज्म पर बिल्ड हुआ था। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा लॉक को कंसेंट, लिबर्टी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का फिलोसफर माना जाता है, लेकिन उनके थॉट के नीचे छुपा है एक रेडिकल इंडिविजुअलिज्म, एक वर्ल्ड जहां पर्सन है सोवरेन, ऑटोनमस और सेल्फ ओनिंग। CB मैकफर्सन कहते हैं लॉक्स लिबरलिज्म इज ग्राउंडेड इन पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म। लिबर्टी फ्लोज नॉट फ्रॉम पार्टिसिपेशन बट फ्रॉम ओनरशिप, यानी लॉक के हर स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ नेचर, कंसेंट, प्रॉपर्टी, लिमिटेड गवर्नमेंट, रिवॉल्व करती है एक सेल्फ कंटेंट इंडिविजुअल के अराउंड।
फर्स्ट इज स्टेट ऑफ नेचर। लॉक अपने थ्योरी की शुरुआत एक प्री पॉलिटिकल स्टेट ऑफ नेचर से करते हैं जहां हर इंसान रैशनल और इक्वल है। ये इक्वल इंडिविजुअल्स नेचुरल लॉ से गाइडेड हैं और अपनी लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के राइट्स ऑलरेडी पजेस करते हैं। जॉन डन कहते हैं लॉक का ऑन्टोलॉजी है रेडिकली इंडिविजुअलिस्ट जहां मैन कम्युनिटी के पहले एग्जिस्ट करता है। एरिस्टोटल का जोन पॉलिटिकॉन रिप्लेस हो जाता है लॉक के प्रोप्राइटर ऑफ द सेल्फ से। सेकेंड है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लॉक का कॉन्ट्रैक्ट एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जहां हर इंडिविजुअल रैशनली डिसाइड करता है स्टेट बनाने का और सोवरेनिटी कंडीशनल होती है। शेल्डन वॉलिन कहते हैं लॉक्स गवर्नमेंट इज अ ट्रस्टीशिप नॉट डोमिनेशन, यानी स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है, पर्पस है राइट्स प्रोटेक्शन का, ना कि मोरल अथॉरिटी है। द राइट टू रिबेलियन भी एक मोरल इंश्योरेंस पॉलिसी है इंडिविजुअल जजमेंट के बेसिस पर। थर्ड डायमेंशन है प्रॉपर्टी एंड लेबर। लॉक के लिए सेल्फ ओनरशिप का मतलब है कि अपना लेबर भी आपका है और जब आप अपना लेबर किसी नेचुरल रिसोर्स में मिक्स करते हो वो रिसोर्स आपका हो जाता है। सीबी मैकफर्सन कहते हैं यहाँ से पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म मार्केट इंडिविजुअलिज्म में बदल गया। जेरेमी वॉल्ड्रॉन लिखते हैं लॉक सैक्रिलाइज्ड इंडिविजुअल एजेंसी कोलैप्सिंग मोरल वर्थ इनटू प्रोडक्टिविटी। प्रॉपर्टी यहाँ एसेट नहीं एक मोरल बाउंड्री ऑफ द सेल्फ है और पॉलिटिकल वॉइस सिर्फ उसी का है जिसके पास पोजेशन है। फोर्थ डायमेंशन है गवर्नमेंट। लॉक का स्टेट एक लिमिटेड गार्जियन है, मोरल टीचर नहीं है। इसका काम है प्रोटेक्ट करना, ना कि शेप करना। हैना एरेंट कहती हैं यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी का जन्म हुआ जहाँ इंडिविजुअल लेजिटिमेसी के जज खुद हैं और स्टेट सिर्फ एक सर्वेंट है। लॉक का आइडियल गवर्नमेंट है वॉचमैन स्टेट जो जितना कम गवर्न करे उतनी ज़्यादा लिबर्टी हो। फिफ्थ डायमेंशन है लिबर्टी एज नॉन इंटरफेरेंस। लॉक का फ्रीडम कंसेप्ट है नेगेटिव लिबर्टी, कोएर्जन का एब्सेंस। इजाया बर्लिन ने उन्हें इसी ट्रेडिशन का फाउंडर कहा और रॉबर्ट नॉजिक ने उस लॉजिक को एक्सटेंड करके नाइट वॉचमैन स्टेट की थ्योरी दी। फॉर लॉक टू गवर्न मोर इज टू ट्रेसपास, लिबर्टी बिगिंस वेयर स्टेट पावर एंड्स। सिक्स्थ इज कंटेम्प्रेरी एंड इंडियन रेलेवेंस। लॉकियन इंडिविजुअलिज्म आज भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में अलाइव है। 2017 के राइट टू प्रिवेसी जजमेंट ने बॉडीली ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट किया, एक क्लियर लॉकियनी को। जस्टिस खन्ना का डिसेंट इन एडीएम जबलपुर केस भी इसी नेचुरल राइट्स ट्रेडिशन पर बेस्ड था। इवन एंटी-सीएए प्रोटेस्ट, कंसेंट और लेजिटिमेसी के नाम पर लॉकियन मोरल लॉजिक रिफ्लेक्ट करते हैं। लॉक का फ्रेमवर्क आज भी सिविल डिसोबीडियंस और जुडिशियल इंडिपेंडेंस दोनों को मोरल स्पाइन देता है। नंबर 7 है क्रिटिक्स एंड साइलेंसेस। पर ये इंडिविजुअल सबके लिए नहीं था। लॉक का आइडियल सब्जेक्ट है मेल प्रॉपर्टीड यूरोपियन। कैरल पेटमैन ने इसे कहा कॉन्ट्रैक्चुअल पैट्रियार्की जहां विमेन कॉन्ट्रैक्ट के बाहर है। माइकल सैंडल ने कहा लॉक का एटॉमिज्म कम्युनल ऑब्लिगेशन को इरेज कर देता है। लसूर्दो दिखाते हैं कि लॉक का थ्योरी कॉलोनियल डिस्पोजिशन को जस्टिफाई करता है। सो लॉकियन इंडिविजुअल यूनिवर्सल नहीं हिस्टोरिकली एक्सक्लूसिव कंस्ट्रक्ट है जिसे फ्रीडम के नाम पर एक्सक्लूजन जस्टिफाई करने के लिए यूज किया गया। फिर आता है कंक्लूजन। लॉक का पूरा फ्रेमवर्क एक आइडिया के अराउंड बिल्ट है, सेल्फ ओनरशिप। हर इंसान नेचुरली फ्री, इक्वल, इंडिपेंडेंट है और स्टेट का रोल है सिर्फ इस ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करना। पर मैकफर्सन कहते हैं ये सेल्फहुड सबके लिए नहीं, सिर्फ पोजेसर्स के लिए है। लॉक इंडीड इज एन इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट, the liberator of the self and simultaneously the architect of liberal exclusion. So we are done with the second question as well. अगर आपको ये PYQ ब्रेकडाउन पसंद आया हो और आप चाहते हैं यही स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस नोट्स पर्सनली यूज़ करना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PSI Revolution 2026 ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये सारे थिंकर्स के डिटेल्ड PYQ नोट्स और मेंटोरशिप अपडेट्स मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू PSI रेवोल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लिबरल थिंकर की जिन्होंने फ्रीडम को मॉडर्न पॉलिटिक्स का मोरल हार्टबीट बना दिया और उनका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मिल वॉज द प्रॉफिट ऑफ एन एम्प्टी लिबर्टी एंड एन एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल। तो चलो समझते हैं एग्जामिनर चाहता क्या है इस क्वेश्चन में और कैसे हम मिल को डिफेंड भी कर सकते हैं और क्रिटिकली इवेलुएट भी। पहले देखते हैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। व्हाट इज एम्प्टी लिबर्टी? एग्जामिनर पूछ रहा है क्या मिल का फ्रीडम कंसेप्ट सिर्फ नेगेटिव लिबर्टी तक लिमिटेड था? बार्कर कहते हैं कि मिल ने फ्रीडम को सिर्फ नॉन इंटरफेरेंस बना दिया बट नो मोरल डायरेक्शन। फ्रीडम मिल गई लेकिन क्या करना है उस फ्रीडम के साथ, उसका आंसर नहीं मिला। सो एग्जामिनर देखना चाहता है कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो या नहीं। वाज मिल्स लिबर्टी मोरली एम्प्टी और मोरली एस्पिरेशनल?
सेकेंड इज अब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल, ये सेकेंड डायमेंशन है। बार्कर के अकॉर्डिंग मिल का इंडिविजुअल एक हाइपोथेटिकल एटोमिस्टिक फिगर था जो ट्रेडिशन, हिस्ट्री और सोसाइटी से कट ऑफ था। चार्ल्स टेलर और मैकलाइंटर भी ऐसे लिबरल सेल्फ को क्रिटिसाइज करते हैं एज डिसएम्बेडेड सेल्फ। एग्जामिनर ये चेक कर रहा है क्या आप मिल के इंडिविजुअल को लॉकियन पॉजेसिव मॉडल से अलग बता पा रहे हो। थर्ड इज एनालिटिकल डिमांड, आपको मिल के ऑन लिबर्टी और यूटिलिटेरियनिज्म दोनों के अंदर हिडन मॉरटल लॉजिक दिखानी है दैट फ्रीडम इज इक्वल टू सेल्फ डेवलपमेंट। एलन रियान कहते हैं मिल वॉज अ लिबरल परफेक्शनिस्ट, ही वॉन्टेड फ्रीडम टू क्रिएट बेटर ह्यूमन्स नॉट लेजी वंस। फोर्थ इज कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस एंड बैलेंस। लास्टली एग्जामिनर ये देख रहा है कि क्या आप बता सकते हो कि मिल का फ्रीडम का मॉडल आज के प्लूरल डेमोक्रेसी में कैसे फिट होता है, स्पेशली विथ फ्री स्पीच एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी डिबेट्स। अब चलो देखते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर करेंगे हम इस पूरे आंसर को। पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो अर्नेस्ट बार्कर ने मिल को अक्यूज किया कि वो फ्रीडम का एक हॉलो प्रॉफिट था, एक ऐसा थिंकर जो लिबर्टी तो डिफेंड करता है पर उसके अंदर मोरल सब्सटेंस नहीं देता। ये क्रिटिक कम्युनिटेरियन और पोस्ट हिगेलियन कंसर्न्स को रिफ्लेक्ट करता है कि लिबरल इंडिविजुअलिज्म में ना एथिक्स है ना कम्युनिटी। पर एलन रियान कहते हैं मिल इज नो न्यूट्रलिस्ट लिबरल, ही वॉज अ मोरल परफेक्शनिस्ट, अ फिलोसोफर ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, नॉट मेयर सेल्फ एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन ये है क्या मिल का फ्रीडम एम्प्टी था या वो एक मोरल इन्विटेशन था टुवर्ड्स सेल्फ ग्रोथ। अब बात करते हैं फर्स्ट डायमेंशन की। व्हाट डज बार्कर मीन बाय एम्प्टी लिबर्टी एंड एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल। बार्कर के हिसाब से मिल की लिबर्टी एक मोरल वैक्यूम थी, सिर्फ फ्रीडम फ्रॉम नॉट फ्रीडम फॉर, और उनका इंडिविजुअल एक हाइपोथेटिकल एंटिटी था जो सोसाइटी के टाइज को नेग्लेक्ट करता है। ये क्रिटिक चार्ल्स टेलर और मैकलाइंटर के कम्युनिटेरियन स्कूल से इंस्पायर्ड है। बार्कर के लिए मिल चॉइस तो परफेक्ट करते हैं पर कैरेक्टर नहीं बनाते। लिबर्टी प्रोटेक्ट्स वर्चू को रिप्लेस कर देती है। सेकेंड डायमेंशन है इज मिल्स लिबर्टी रियली एम्प्टी। मिल के लिए फ्रीडम का पर्पस है ह्यूमन फ्लॉरिशिंग। ऑन लिबर्टी में वो कहते हैं लिबर्टी सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। एलन रियान उन्हें कहते हैं लिबरल परफेक्शनिस्ट जो एक्सीलेंस और मोरल ग्रोथ के लिए फ्रीडम चाहते थे। तो बार्कर गलत हैं। मिल का फ्रीडम न्यूट्रल नहीं नॉर्मेटिव था। ये एक मोरल स्पेस था जहां इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट करता है ट्रुथ और वर्चू के लिए। थर्ड डायमेंशन है द हार्म प्रिंसिपल। मिल ने लिबर्टी को बाउंडेड रखा। फ्रीडम एंड्स वेयर हार्म टू अदर्स बिगिंस। ये एक एथिकल लिमिट है, नॉट अ मोरल वैक्यूम। उन्होंने वार्न किया टिरेनी ऑफ कस्टम से, सोशल कन्फॉर्मिटी जो इंडिविजुअल की ग्रोथ को मार देती है। इजाया बर्लिन कहते हैं मिल डिफेंडेड इंडिविजुअल ओरिजिनलिटी अगेंस्ट बोथ ऑटोक्रेसी एंड मेजॉरिटी टिरेनी। मिल की लिबर्टी रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम थी, एनार्की नहीं। फोर्थ डायमेंशन है मिल्स इंडिविजुअल। लॉक के पॉजेसिव इंडिविजुअल के कॉन्ट्रास्ट में मिल का सेल्फ एक मोरल एजेंट इन इवोल्यूशन है। वो रिकॉग्नाइज करते हैं सोसाइटी का फॉर्मेटिव रोल, पर इंडिविजुअल को अर्ज करते हैं कि वो कन्फॉर्मिटी से निकले और अपनी मोरल वॉइस पाए। कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में मिल यूनिवर्सल सफरेज और विमेंस राइट्स का सपोर्ट करते हैं, एक एथिकली इंगेज्ड सिटीजन का मॉडल। मिल का इंडिविजुअल अब्स्ट्रैक्ट नहीं एस्पायरिंग है। ही डिफेंड्स लिबर्टी नॉट टू एस्केप सोसाइटी बट टू ट्रांसफॉर्म द सेल्फ विद इन इट। फिफ्थ डायमेंशन है क्रिटिक्स एंड कंपैरिजंस। कम्युनिटेरियन जैसे कि सैंडल, टेलर, मैकलाइंटर और मार्क्सिस्ट जैसे कि मैकफर्सन ने मिल को बुर्जुआ थिंकर बोला। कैरल पिटमैन ने बोला मिल का रैशनल सेल्फ मैस्कुलिन बायस से लोडेड है। पर ये सब मिल के मोरल परफेक्शनिज्म और रिफॉर्मिज्म को अंडर वैल्यू करते हैं। बेंथम और लॉक के मॉडल से अलग मिल का लिबरलिज्म क्वालिटेटिव और एस्पिरेशनल था। सिक्स डायमेंशन है इंडियन एंड कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। मिल के आइडियाज इंडिया के लिबरल डेमोक्रेसी के कोर में हैं। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 जिसमें ऑनलाइन डिसेंट प्रोटेक्ट किया गया था। पुत्तस्वामी 2017 जिसमें प्राइवेसी को ऑटोनॉमी बोला गया। नवतेज जौहर 2018 जिसमें डिग्निटी थ्रू चॉइस बताया गया। अंबेडकर ने मिल से इंस्पायर होकर कहा विदाउट लिबर्टी ऑफ कॉन्शियंस डेमोक्रेसी इज अ शैम। मिल का फ्रीडम डिटैचमेंट नहीं है, डिसेंट और डिग्निटी का डिफेंस है। फिर आता है कंक्लूजन। मिल ने खुद कहा जीनियस कैन ओनली ब्रीथ फ्रीली इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम। बार्कर का क्रिटिक एक हाफ ट्रुथ है। मिल का फ्रीडम सिर्फ नेगेटिव स्पेस नहीं, एक मोरल पाथवे था फ्रॉम मेडोक्रेटी टू एक्सीलेंस। मार्था नुसबैम कहती हैं मिल्स लिबरलिज्म इज नॉट एम्प्टी, इट्स एस्पिरेशनल। मिल का इंडिविजुअल अब्स्ट्रैक्ट नहीं, ही इज द सीड ऑफ ह्यूमन फ्लॉरिशिंग। फ्रीडम फॉर मिल इज नॉट एस्केप फ्रॉम सोसाइटी, इट इज द करेज टू बिकम फुल्ली ह्यूमन विद इन इट।
सो विद दिस वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और इस बार क्वेश्चन आता है खुद मिल के एक टाइमलेस स्टेटमेंट से, जिसमें उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए एक ऐसा मोरल आर्गुमेंट दिया जो आज के डिजिटल और पॉलिटिकल वर्ल्ड दोनों में इक्वली रेलेवेंट है। क्वेश्चन 2 है, ऑल साइलेंसिंग ऑफ डिस्कशन इज एन एजम्पशन ऑफ इनफैलिबिलिटी। मिल के लिए लिबर्टी सिर्फ पॉलिटिकल या लीगल कंसेप्ट नहीं था, वो एक मोरल प्रोसेस था जहां ट्रुथ और नॉलेज ग्रो करते हैं डिसएग्रीमेंट के थ्रू। और इस लाइन में वो कहते हैं ऑल साइलेंसिंग ऑफ डिस्कशन इज एन एजम्पशन ऑफ इनफैलिबिलिटी, मतलब अगर आप किसी ओपिनियन को साइलेंस करते हो तो आप इनडायरेक्टली कह रहे हो मैं गलत हो ही नहीं सकता। लेट्स ब्रेक डाउन व्हाट द एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम यू हियर। फर्स्ट इज ऑब्वियसली कंसेप्चुअल क्लैरिटी। एग्जामिनर ये टेस्ट कर रहा है कि आप मिल के एपिस्टेमोलॉजिकल लॉजिक समझते हो या नहीं। मिल कहता है ट्रुथ कभी फाइनल नहीं होती और नॉलेज तभी इवॉल्व करती है जब उसे चैलेंज किया जाए। तो साइलेंस एनी व्यू इज इक्वल टू क्लेम एब्सोल्यूट सर्टेनिटी एंड दैट इक्वल्स टू अज्यूम इनफैलिबिलिटी। So the demand is explain how free discussion is essential for truth itself, not just for politics. सेकेंड इज फिलोसफिकल डायमेंशन। मिल के दो फाउंडेशन पॉइंट्स हैं, फैलिबिलिटी थीसिस जिसमें कोई इंसान एरर फ्री नहीं होता, एंड डायनेमिक ट्रुथ थीसिस जिसमें सच एक प्रोसेस है, पोजेशन नहीं है। तो जब हम किसी आइडिया को साइलेंस करते हैं हम ट्रुथ के प्रोसेस को ही पैरालाइज्ड कर देते हैं। थर्ड इज मोरल एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। एग्जामिनर ये भी एक्सपेक्ट करता है कि आप बताओ मिल के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एक मोरल डिसिप्लिन थी, इंडल्जेंस नहीं। वो कहते हैं विदाउट क्लैश ऑफ ओपिनियंस बिलीफ हैबिट बन जाता है, कन्विक्शन नहीं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ह्यूमिलिटी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। फोर्थ इज कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। आज के ज़माने में जब पॉपुलिज्म और कैंसिल कल्चर दोनों ग्रो कर रहे हैं, एग्जामिनर देखना चाहता है कि आप मिल के मैसेज को डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में कनेक्ट करते हो या नहीं, कि डिसेंट ही डेमोक्रेसी का सोल है। अब समझते हैं इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर स्ट्रक्चर फ्रॉम मिल्स एपिस्टेमोलॉजी टू मॉडर्न इंडिया। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा विद दिस एफोरिज्म मिल ने एक मोरल डिफेंस ऑफ फ्री स्पीच दिया जो पॉलिटिक्स के ऊपर जाकर ह्यूमन रीजन के लिए स्टैंड करता है। वो कहते हैं साइलेंस करना मतलब ट्रुथ पर मोनोपोली क्लेम करना। एज इसाया बर्लिन ने कहा, मिल ने लिबर्टी को यूटिलिटी के लिए नहीं ह्यूमन फैलिबिलिटी के रिस्पेक्ट के लिए डिफेंड किया। मिल के लिए फ्रीडम ऑफ थॉट एक मोरल नेसेसिटी थी क्योंकि ट्रुथ कभी फाइनल नहीं होती। फर्स्ट डायमेंशन है मिल्स एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन। मिल के थॉट के सेंटर में दो आइडियाज हैं, फर्स्ट इज फैलिबिलिटी थीसिस एंड सेकंड इज डायनेमिक ट्रुथ थीसिस। इवन फॉल्स ओपिनियंस कंटेन फ्रैगमेंट्स ऑफ ट्रुथ, और अगर ट्रू बिलीफ को चैलेंज नहीं मिले वो डेड डॉगमा बन जाता है। टू साइलेंस इज नॉट टू प्रोटेक्ट ट्रुथ, इट इज टू पैरालाइज इट। सेकेंड डायमेंशन है लिबर्टी ऑफ थॉट एज मोरल पेडागॉगी। मिल के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक एजुकेटिव प्रोसेस है जो माइंड को हम्बल और रैशनल बनाता है। कार्ल पॉपर ने भी इसी स्पिरिट में कहा था साइंस ग्रोज बाय फॉल्सिफाइबिलिटी। मिल का सोसाइटी विजन भी वही है जहां हर बिलीफ ओपन स्क्रूटनी में आए। लिबर्टी मीन्स विलिंगनेस टू बी प्रूवन रॉन्ग। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज इक्वल टू फैलिबिलिटी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। थर्ड इज द डेमोक्रेटिक रेलेवेंस। मिल का वार्निंग पॉलिटिकल भी था। जब सोसाइटी डिसेंट को सप्रेस करती है वो अज्यूम करती है कि पब्लिक ओपिनियन ही अल्टीमेट ट्रुथ है। यही टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी का डेंजर है जिसे मिल वार्न करते हैं। आज के टाइम में कैंसल कल्चर, इको चैम्बर्स और पोलराइज्ड मीडिया के बीच मिल का आइडिया और रेलेवेंट लगता है। विदाउट डिसेंट डेमोक्रेसी बिकम्स अ रिचुअल ऑफ कंसेंसस, नॉट अ कंटेस्ट ऑफ आइडियाज। फोर्थ इज इंडियन एंड ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफ्लेक्शंस। मिल का इन्फ्लुएंस डायरेक्टली दिखाई देता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए इंडिया में, फर्स्ट अमेंडमेंट इन यूएस में, और इंडियन जुडिशरी ने कई बार उनकी स्पिरिट को अपहोल्ड किया, जैसे श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, पुदुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। मिल के लिए ट्रुथ को प्रोटेक्ट नहीं स्पेस चाहिए, बिना डायलॉग के लिबर्टी मर जाती है। फिर आता है क्रिटिक एंड लिमिटेशंस। मिल का ऑप्टिमिज्म सबको सेटिस्फाई नहीं करता, जैसे कि फर्स्ट इज हार्म वर्सेस ऑफेंस। जॉयल फैनबर्ग कहते हैं मिल का हार्म प्रिंसिपल हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन हैंडल नहीं कर पाता। सेकेंड इज पावर एसिमेट्री। इसमें कैथरीन मैकिनन और बेल हुक्स बोलते हैं मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज इक्वल नहीं होता, कुछ वॉइसेस हमेशा सप्रेस रहती हैं। मिल के ऑप्टिमिज्म में एक ब्लाइंड स्पॉट है, रियल वर्ल्ड में डिस्कर्सिव इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। फिर आता है कंपैरेटिव रिफ्लेक्शन, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे मिल के फ्री डिस्कशन के आइडिया को बाकी थिंकर ने रिफाइन किया। सबसे पहले सोक्रेटिस से शुरू करते हैं। सोक्रेटिस के लिए ट्रुथ तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, डायलॉग और क्वेश्चनिंग।
और मिल भी इसी ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हैं। उनके लिए भी सच डिबेट और डिसएग्रीमेंट के थ्रू ही इवॉल्व होता है। फिर आते हैं लॉक पर। लॉक ने टॉलरेशन की बात की थी, लेकिन उन्होंने कुछ ग्रुप्स जैसे एथीस्ट को एक्सक्लूड कर दिया था। मिल ने इसको और एक्सपैंड किया। उन्होंने कहा हर ओपिनियन को वॉइस मिलनी चाहिए, चाहे वो मेजॉरिटी के खिलाफ ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं रॉल्स की। रॉल्स ने पब्लिक रीजन का कंसेप्ट दिया, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच को जस्टिस के प्रिंसिपल के अंदर बाउंड रखा गया। वो मिल के ओपन फ्रीडम को रिफाइन करते हैं, बोलते हैं लिबर्टी जरूर हो पर फेयर प्रोसीजर के अंदर। अब फाइनली फिर हैबरमास की बात होती है, जिन्होंने कम्युनिकेटिव रेशनैलिटी की थ्योरी दी। वो कहते हैं डायलॉग तभी सच में प्रोडक्टिव होगा जब उसके लिए डेलिबरेटिव इंस्टीट्यूशंस हो, जैसे फ्री मीडिया, एकेडमिक स्पेस और डेमोक्रेटिक फोरम्स। हैबरमास बेसिकली मिल के आइडिया को स्ट्रक्चरल फाउंडेशन दे देते हैं। वो बोलते हैं मिल ने मोरल आर्ग्यूमेंट दिया, मैं उसका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दूंगा। तो मिल ने एक मोरल स्टार्ट किया था और बाद के थिंकर ने उस फ्रीडम को एथिकल और इंस्टीट्यूशनल डेप्थ दे दी। फिर आता है कंक्लूजन। टू डिनाई एक्सप्रेशन इज टू डिनाई ह्यूमैनिटी। मिल के लिए फ्रीडम ऑफ थॉट एक पेडागॉगी ऑफ ह्यूमिलिटी है। साइलेंस करना इनफेलिबिलिटी अज्यूम करना है और अलाउ करना ह्यूमन फेलिबिलिटी को एक्सेप्ट करना। मार्था नुसबैम कहती हैं मिल के लिए लिबर्टी का मतलब द ड्यूटी टू लिसन भी है। वो फ्रीडम को मोरल रिलेटिविज्म नहीं, मोरल करेज मानते थे, क्योंकि जब हम अलाउ करते हैं डिसएग्रीमेंट तभी हम ट्रुथ के करीब पहुंचते हैं। To silence is not only undemocratic, it is inhuman. Liberty for Mill is not the right to win, it is the right to remain corrigible. तो ये था J.S. मिल, एक थिंकर जिन्होंने फ्रीडम को एक मोरल एक्सरसाइज बना दिया और डिसेंट को डेमोक्रेसी का कॉन्शियंस। सो आज के लिए बस इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू PSIR रेवोल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे थिंकर की जिन्होंने पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और मोरालिटी के बीच का पूरा इक्वेशन बदल दिया, और उनका नाम है कार्ल मार्क्स। और आज का क्वेश्चन है एग्जामिन द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ द बेसिक टेनेट्स ऑफ मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म। मार्क्स ने कहा था कि कैपिटलिज्म टेंड्स टू डिस्ट्रॉय इट्स टू सोर्सेज ऑफ वेल्थ, दैट इज नेचर एंड ह्यूमन बीइंग्स। और अगर आज के टाइम में देखें तो क्लाइमेट कोलैप्स, AI एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी, गिग लेबर, सब कुछ इस एक लाइन में समराइज हो जाता है। तो इस PYQ में एग्जामिनर चाहता है कि आप सिर्फ मार्क्स को हिस्टोरिकल फिगर की तरह नहीं देखो, बल्कि एक लिविंग लेंस की तरह यूज करो टू अंडरस्टैंड द क्राइसिस ऑफ आवर ओन एज। अब देखते हैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। एग्जामिनर आपसे चाह रहा है कि आप मार्क्स के कोर प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करो, जैसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल, एलियनेशन, सरप्लस एक्सट्रैक्शन और सोशलिस्ट होराइजन। लेकिन सिर्फ ये लिस्ट नहीं करनी, आपको ये दिखाना है कि आइडियाज आज के ग्लोबलाइज्ड, डिजिटल, पोस्ट इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में कैसे फिट बैठते हैं। फिर आता है एनालिटिकल डिमांड। एग्जामिनर ये भी देखना चाहते हैं कि आप मार्क्सिज्म को डेड आइडियोलॉजी नहीं समझते, बल्कि एक मेथड ऑफ क्रिटिक समझते हो। सो योर आंसर मस्ट कनेक्ट मार्क्सिस लॉजिक टू इश्यूज लाइक AI लेबर, क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी एंड डिजिटल कैपिटलिज्म। फिर हमें बात करनी पड़ेगी नॉर्मेटिव डायमेंशन की, जिसमें आपको शो करना है कि मार्क्सिज्म सिर्फ क्रिटिक नहीं, एक मोरल विजन भी है ह्यूमन इमेंसिपेशन का। यानी क्वेश्चंस का टोन क्रिटिकल इवेल्युएट होगा, रेलेवेंस ऑफ मार्क्स विदाउट रिजिडिटी। चलो अब देखते हैं कि हमने इसे कैसे लिखा हुआ है। सो इंट्रोडक्शन में हमने स्टार्ट किया है 3 decades आफ्टर द सोवियत कोलैप्स, मार्क्सिज्म रिफ्यूजेस टू डाई। Why? Because the world still faces exactly those crises जिनसे मार्क्स वॉर्न करते थे, जैसे कि इनइक्वालिटी, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन एंड डीह्यूमनाइज्ड वर्क। एज डेविड हार्वे ब्यूटिफुली पुट्स इट, द फ्यूचर मे नॉट बी मार्क्सिस्ट इन नेम बट इट विल बी मार्क्सिस्ट इन क्वेश्चन। Marxism's relevance today lies not in its old form but in its ability to decode new forms of power. फिर आती है हमारी फर्स्ट डायमेंशन, दैट इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। मार्क्स ने बताया था कि मटेरियल कंडीशंस ही आइडियोलॉजीज और इंस्टीट्यूशंस को शेप करते हैं। आज भी फाइनेंशियलाइजेशन, ग्लोबल सप्लाई चेन्स और AI लेबर के थ्रू इकोनॉमिक बेस ही सुपर स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहा है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस से लेकर पैंडेमिक ऑस्टेरिटी तक सब प्रूफ है कि बेस ड्राइव्स द सुपर स्ट्रक्चर। डेविड हार्वे और समीर आमिन ने इसी मेथड को अपडेट करके अर्बन ज्योग्राफी और डिपेंडेंसी थ्योरी में लागू किया था। एज लॉन्ग एज कैपिटल शेप्स लाइफ आउटकम्स, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म रिमेन्स द ग्रामर ऑफ क्रिटिक। फिर आती है नेक्स्ट डायमेंशन, दैट इज क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल आज फॉर्म चेंज कर चुका है। फैक्ट्री प्रोलेटेरिएट से निकलकर गिग वर्कर्स, डेटा लेबर और प्रीकैरिएट तक पहुंचा है।
थॉमस पिकेटी एम्पिरिकली कंफर्म करते हैं कि कैपिटल एक्यूमुलेशन स्टिल क्रिएट्स इनइक्वालिटी। फ्रॉम अमेजॉन वेयर हाउसेज स्ट्राइक्स टू इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट, द लॉजिक ऑफ एक्सप्लॉयटेशन रिमेन्स। मार्क्सिस्ट क्लास पॉलिटिक्स अब यूनिफॉर्म नहीं है, बट द स्ट्रगल कॉन्टिन्यूज बीनीथ डिजिटल मास्क। फिर आती है नेक्स्ट डायमेंशन, दैट इज एलियनेशन। मार्क्स का मोस्ट ह्यूमन कॉन्सेप्ट है एलियनेशन, और ये आज भी विजिबल है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स एल्गोरिदम के अंडर काम करते हैं बिना एजेंसी के। कॉर्पोरेट ऑफिसेज में पीपल रिपोर्ट मीनिंगलेस जॉब्स। एरिक फ्रॉम और डेविड ग्रैबर कहते हैं एलियनेशन अब साइकोलॉजिकल बर्नआउट बन गया है, सिर्फ इकोनॉमिक पेन नहीं है। एलियनेशन हैज मूव्ड फ्रॉम द मशीन टू द मैट्रिक। नेक्स्ट डायमेंशन है सरप्लस एक्सट्रैक्शन की। मार्क्स का सरप्लस वैल्यू कंसेप्ट आज भी सर्विलेंस कैपिटलिज्म के थ्रू रीइमर्ज हुआ है। सोशना ज़बॉफ कहती हैं डेटा इज द न्यू कमोडिटी। प्लेटफॉर्म यूजर्स का टाइम, इमोशन और अटेंशन बिना पेमेंट के एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। कैपिटलिज्म नाउ एक्सट्रैक्ट्स प्रॉफिट नॉट जस्ट फ्रॉम लेबर बट फ्रॉम लाइफ इटसेल्फ। फिर आता है सोशलिज्म एज नॉर्मेटिव होराइजन। मार्क्सिज्म का गोल सिर्फ क्रिटिक नहीं, एक मोरल विजन भी है। A society of justice, care and cooperation। वेलफेयर रिवाइवल, जिसमें पैंडमिक ने मार्केट मिथ्स तोड़ दिए। केरला और स्कैंडिनेवियन मॉडल्स पब्लिक गुड्स के इंपॉर्टेंस को रिवाइव करते हैं। इकोलॉजिकल मार्क्सिज्म, जिसमें जॉन बेलेमी फोस्टर का मेटाबॉलिक रिफ्ट बताता है कि कैपिटलिज्म एंड इकोलॉजी इनकम्पैटिबल हैं। ग्लोबल साउथ वॉइसेस, जिसमें फ्रॉम IMF रिफॉर्म टू ब्रिक्स कोएलिशंस, साउथ कंट्रीज इन्वोक मार्क्सिस्ट लैंग्वेज अगेंस्ट कार्बन कोलोनियलिज्म। फिर आता है फेमिनिस्ट मार्क्सिज्म, जिसमें सिल्विया फेडरेसी और एंजेला डेविस ने अनपेड डोमेस्टिक लेबर को क्लास इशू बनाया। सोशलिज्म आज भी इंटरसेक्शनल, इकोलॉजिकल और प्लूरल फॉर्म में रीइमर्ज हो रहा है। फिर आता है क्रिटिक्स एंड चैलेंजेस, जिसमें हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है अथॉरिटेरियन लेगेसी, जिसमें स्टालिन और माओ के रेजिम्स ने मोरल क्रेडिबिलिटी डैमेज की। हैना एरेंट ने कहा मार्क्सिस्ट डिटर्मिनिज्म इनेबल्ड टिरेनी। फिर नेग्लेक्ट ऑफ राइट्स, जिसमें अमर्त्य सेन और रॉल्स सजेस्ट करते हैं कि इक्वलिटी को लिबर्टी के साथ इंटीग्रेट करना होगा। एंड देन टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट, जिसमें ऑटोमेशन और AI ने लेबर सेंट्रल मॉडल को चैलेंज किया है। निक सर्निक और पाउल मेसन UBI और डिजिटल कॉमन्स की बात करते हैं। For Marxism to stay alive, it must move from factory floors to server farms and care networks। फिर आता है conclusion, जिसमें टेरी ईगल्टन कहते हैं द पॉइंट इज नॉट दैट मार्क्स वॉज ऑलवेज राइट बट दैट ही आस्क्ड द राइट क्वेश्चंस। मार्क्सिज्म आज भी रेलेवेंट है क्योंकि कैपिटलिज्म अब भी क्राइसिस प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल और एग्जिस्टेंशियल। जब तक पावर कंसंट्रेट होती रहेगी, लेबर एलिनेट होगा और इनइक्वालिटी बढ़ती रहेगी। मार्क्सिज्म ऑब्सोलेट नहीं है, इट इज अनफिनिश्ड और हर जनरेशन को उसको री इन्वेंट करना होगा। अब चलो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और इस बार एग्जामिनर ने मार्क्स के सबसे ह्यूमन कंसेप्ट पर फोकस किया है, एंड दैट इज एलियनेशन। वो कहते हैं एग्जामिन इन डिटेल मार्क्सिस्ट प्रिस्क्रिप्शन फॉर एंडिंग एलियनेशन एंड रीचिंग द स्टेज ऑफ डी एलियनेशन। यानी मार्क्स ने सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन का डायग्नोसिस नहीं किया, उन्होंने एक रेमेडी भी दी है। कैसे इंसान अपनी क्रिएटिव और सोशल एसेंस को वापस पा सकता है, चलिए समझते हैं एग्जामिनर आपसे इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। पहले बात करते हैं डिमांड्स की। सो एग्जामिनर पहले ये टेस्ट करेगा कि आप एलियनेशन को सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक कंडीशन के रूप में समझते हो। मार्क्स के लिए एलियनेशन एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन का स्ट्रक्चरल रिजल्ट था, जहां वर्कर अपनी लेबर, प्रोडक्ट और अपने ही स्पेशीज बीइंग से जुड़ाव खो देता है। सो क्वेश्चन का कोर ये है, मार्क्स के हिसाब से एलियनेशन क्या है और उससे निकलने का मटीरियल सोल्यूशन क्या था। फिर आता है एनालिटिकल एंगल, फ्रॉम डायग्नोसिस टू प्रिस्क्रिप्शन। एग्जामिनर चाहता है कि आप मार्क्स के डी एलियनेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करो। कैपिटलिज्म का एंड कैसे हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी का एबोलिशन कैसे होता है, डिवीजन ऑफ लेबर का डिसोल्यूशन क्या है और फाइनली स्पीशीज बीइंग का रिस्टोरेशन। यानी आपको पूरी ट्रांजिशन पाथवे समझानी है, फ्रॉम एलियनेशन टू रिवोल्यूशन टू डी एलियनेशन। चलो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। कार्ल मार्क्स के पूरे प्रोजेक्ट का सेंटर था इंसान को खुद से जुड़ने की कोशिश। एलियनेशन मार्क्स के लिए सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, एग्जिस्टेंशियल कंडीशन थी, जहां ह्यूमन बीइंग अपने क्रिएटिव पोटेंशियल और अपनी सोशल एसेंस से दूर हो गया। जैसे एरिक फ्रॉम कहते हैं, मार्क्सिस अल्टीमेट कंसर्न वाज मैन्स लिबरेशन, नॉट ओनली फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बट फ्रॉम एस्ट्रेंजमेंट। इसलिए मार्क्स का डी एलियनेशन प्रोजेक्ट एक मोरल एज वेल एज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, फ्रॉम वेस्ट स्लेवरी टू सेल्फ रियलाइजेशन। फिर आता है एलियनेशन एज स्ट्रक्चरल नॉट साइकोलॉजिकल।
मार्क्स ने अपने इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट 1844 में लिखा, वर्कर का लेबर उसके लिए एक्सटर्नल और फोर्स्ड हो जाता है, वो अपने प्रोडक्ट को कंट्रोल नहीं करता। लूसिन गोल्डमैन कहते हैं, एलिनेशन फॉर मार्क्स इज नॉट अ स्टेट ऑफ माइंड बट अ कंडीशन ऑफ हिस्टोरिकल लाइफ। मतलब सोल्यूशन भी साइकोलॉजिकल नहीं होगा, स्ट्रक्चरल होगा। डी एलिनेशन का मतलब है प्रोडक्शन रिलेशंस को दोबारा ह्यूमनाइज करना। फिर आती है नेक्स्ट डायमेंशन, दैट इज कैपिटलिज्म एज द इंजन ऑफ एलिनेशन। मार्क्स के हिसाब से एलिनेशन के 3 बेस हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ लेबर और क्लास एंटागोनिज्म। कैपिटलिज्म इन तीनों को इंस्टीट्यूशनलाइज करता है, लेबर को वेज स्लेवरी में बदल देता है और इंसान को एक कमोडिटी बना देता है। इसलिए मार्क्स के लिए डी एलिनेशन इंक्रीमेंटल रिफॉर्म से नहीं, रिवोल्यूशनरी रप्चर से आता है। नेक्स्ट डायमेंशन है मार्क्सिस्ट प्रिस्क्रिप्शन। आप समझते हैं स्टेप बाय स्टेप वो पिलर्स जिनके थ्रू मार्क्स ने एलिनेशन को क्योर डिजाइन किया। फर्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट ओनरशिप एलिनेशन का मटेरियल बेस है। मार्क्स कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी एलिनेट्स नॉट ओनली द वर्कर बट द वेरी ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। कलेक्टिव ओनरशिप रिस्टोर करता है ह्यूमन कंट्रोल ओवर लेबर और उसके फ्रूट्स। द जर्मन आइडियोलॉजी में मार्क्स लिखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर ही एलिनेशन का इकोनॉमिक एक्सप्रेशन है। उनका आइडियल था एक मल्टी डायमेंशनल लाइफ जहां इंडिविजुअल एक फिक्स्ड रोल में बढ़ रहा है। फिर है ओवरकमिंग द डिवीजन ऑफ लेबर। द जर्मन आइडियोलॉजी में मार्क्स लिखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर ही एलिनेशन का इकोनॉमिक एक्सप्रेशन है। उनका आइडियल था एक मल्टी डायमेंशनल लाइफ जहां इंडिविजुअल एक फिक्स्ड रोल में बंधा ना रहे। इन कम्युनिस्ट सोसाइटी ही कैन हंट इन द मॉर्निंग, फिश इन द आफ्टरनून एंड क्रिटिसाइज आफ्टर डिनर। डी एलिनेशन का मतलब है एक डाइवर्सिफाइड लाइफ जहां ह्यूमन पोटेंशियल पूरी तरह डेवलप हो सके। देन है डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर लेबर। फ्रीडम तभी आएगी जब लेबर वॉलंटरी, क्रिएटिव और कलेक्टिवली गवर्नड हो। वर्कर जब प्रोडक्शन प्रोसेस को खुद ऑर्गेनाइज करेगा तो नेसेसिटी ऑटोनॉमी में ट्रांसफर हो जाएगी और लेबर पनिशमेंट नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन बन जाएगी। फिर है प्रोडक्शन फॉर यूज नॉट फॉर प्रॉफिट। कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन एक्सचेंज वैल्यू के लिए होता है, नॉट यूज वैल्यू। मार्क्स का सोल्यूशन में प्लानिंग होती है फॉर ह्यूमन नीड्स नॉट मार्केट ग्रीड। जैसे फ्रॉम कहते हैं द सोशलिस्ट प्लान इज नॉट मेयरली इकोनॉमिक, इट इज अ प्लान फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। इन शॉर्ट, डी एलिनेशन इज इक्वल टू मोरल रीओरिएंटेशन ऑफ लेबर टुवर्ड ह्यूमन एसेंस। फिर हमारी नेक्स्ट डायमेंशन है रिक्लेमिंग स्पेशीज बीइंग। मार्क्सिस विजन ऑफ द एंड स्टेट। मार्क्स के लिए स्पेसीज बीइंग का मतलब था इंसान अपनी सोशल, क्रिएटिव और कॉन्शियस नेचर को रियलाइज करे। कम्युनिस्ट सोसाइटी में फ्रीडम और नेसेसिटी एक हो जाते हैं। वो लिखते हैं ओनली इन कम्युनिटी विद अदर्स डज ईच इंडिविजुअल अटेन हिज फ्रीडम। डी एलिनेशन मार्क्स के लिए कोई फैंटेसी नहीं बल्कि एक रिकवर्ड नॉर्मेलिटी है जहां इंसान अपनी अस्तित्व के साथ रिकंसाइल्ड है। नेक्स्ट डायमेंशन है डायलेक्टिकल पाथवे, द रोड टू डी एलिनेशन। मार्क्स का प्रोसेस प्योरली डायलेक्टिकल है। एलिनेशन टू क्लास स्ट्रगल टू रेवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन टू डी एलिनेशन। इसमें हम 3 चीजें देखेंगे। फर्स्ट इज प्रोलेटेरियन रिवोल्यूशन। द मोस्ट एलिनेटेड क्लास, द प्रोलेटेरिएट, बिकम्स द यूनिवर्सल सब्जेक्ट ऑफ इमेंसिपेशन। सेकेंड इज डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, एक ट्रांजिशनल फेज जहां कोएर्सिव इंस्टीट्यूशन डिसमेंटल किए जाते हैं। यह टिरनी नहीं, रीऑर्गेनाइजेशन है। थर्ड इज विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट। क्लास एंटागोनिज्म खत्म होने के बाद स्टेट खुद रिडंडेंट हो जाता है। एंजल्स कहते हैं द गवर्नमेंट ऑफ पर्संस इज रिप्लेस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थिंग्स। फाइनल गोल क्या है? सोसाइटी ऑफ फ्री एसोसिएशन, जहां लोग एक दूसरे को मीन्स नहीं एंड्स के रूप में ट्रीट करते हैं। देन हमारी डायमेंशन है कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस। इसमें भी हम 3 चीजें देखेंगे। फर्स्ट इज न्यू मार्क्सिस्ट एक्सपेंशन। हर्बर्ट मार्क्यूज और ग्रामची ने बताया एलिनेशन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, कल्चरल और साइकोलॉजिकल भी होती है। इसलिए लिबरेशन के लिए आइडियोलॉजिकल और कल्चरल स्ट्रगल भी जरूरी होता है। फिर है सेकंड, दैट इज फेमिनिस्ट एंड पोस्ट मार्क्सिस्ट रीइंटरप्रिटेशन। सिल्विया फेडरसी और एंजेला डेविस ने जेंडर्ड और रेशियल एलिनेशन को हाईलाइट किया। अनपेड डोमेस्टिक वर्क भी कैपिटलिस्ट एलिनेशन का पार्ट है। आज डी एलिनेशन इंटरसेक्शनल बनाना होगा। थर्ड इज डिजिटल कैपिटलिज्म। एआई और एल्गोरिथमिक लेबर ने नई एलिनेशन क्रिएट की है, लेकिन वर्कर, कोऑपरेटिव्स, यूबीआई और डिजिटल कॉमन्स जैसे मॉडल इंसान को फिर से डिग्निटी और ऑटोनॉमी दे रहे हैं। मार्क्स का फ्रेमवर्क डॉगमा नहीं, कंपास है, हर नए सिस्टम में जस्टिस के नए पैरामीटर्स डिफाइन करने के लिए। फिर आता है कंक्लूजन। हर्बर्ट मार्क्यूज के वर्ड में फ्रीडम इज नॉट अ मेयर कंडीशन, इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेसेसिटी इनटू ऑटोनॉमी। मार्क्स के लिए डी एलिनेशन एक यूटोपिया नहीं, एक टेलोस है, जहां इंसान फाइनली अपनी क्रिएटिव, कोऑपरेटिव और कॉन्शियस नेचर रियलाइज करता है। हर मूवमेंट, चाहे वो इकोलॉजिकल जस्टिस हो, मीनिंगफुल वर्क हो या कम्युनिटी गवर्नेंस, वो मार्क्स के डी एलिनेशन प्रोजेक्ट को ही कॉन्टिन्यूएशन है।
मार्क्स का विजन अनफिनिश्ड है, नॉट बिकॉज इट फेल्ड बट बिकॉज इट डेयर्ड टू इमेजिन ह्यूमैनिटी एज सेल्फ मेकिंग, वर्ल्ड बिल्डिंग, फ्रीडम सीकिंग बीइंग्स। तो ये था कार्ल मार्क्स, एक थिंकर जिन्होंने हमें सिखाया कि फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो और इंसान अपने काम से जुड़ जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू PSI रेवोल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मार्क्सिस्ट थिंकर की जिन्होंने पॉलिटिक्स को फैक्ट्री से निकालकर क्लासरूम, चर्च और न्यूज़ स्टूडियो तक ले गए और उनका नाम है एंटोनियो ग्रैम्ची। ग्रैम्ची ने कहा था, पावर सिर्फ दंड या आर्मी से नहीं चलती बल्कि बिलीफ, आइडियाज़ और कल्चर से चलती है। इसीलिए पेरी एंडरसन ने लिखा, डोमिनेशन रूल्स द बॉडी एंड हेजेमनी रूल्स द माइंड। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड समझते हैं एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एज पर ग्रैम्ची द डिस्टिंक्शन बिटवीन हेजेमनी एंड डोमिनेशन। चलो अब देखते हैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। पहला है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ये पूछा क्या गया है? एग्जामिनर चाहता है कि आप ग्रैम्ची के दो कोर कंसेप्ट्स डोमिनेशन और हेजेमनी को क्लियरली डिफरेंशिएट करो। डोमिनेशन का मतलब है रूल थ्रू क्वेश्चन, जैसे कि स्टेटस अपैरेटस, पुलिस, लॉ। हेजेमनी का मतलब है रूल थ्रू कॉन्सेंट, दैट इज आइडियाज, वैल्यूज और कल्चर के जरिए। क्वेश्चन का कोर ये है कि मॉडर्न सोसाइटीज में पावर सिर्फ रिप्रेशन से नहीं, कन्विक्शन से मेंटेन होती है। सेकंड है एनालिटिकल डिमांड। आपको ये दिखाना है कि ग्रैम्ची ने इन दोनों कंसेप्ट्स को ऑपोजिट नहीं माना, उनके लिए ये इंटरडिपेंडेंट थे। जब कॉन्सेंट फेल होती है तब कोर्जन एक्टिवेट होती है, यानी पावर के अंदर हमेशा एक डायनेमिक बैलेंस रहता है बिटवीन हेजेमनी एंड डोमिनेशन। फिर आता है रेलेवेंस। आज के ज़माने में जब मीडिया, एल्गोरिदम्स और प्रोपेगेंडा पब्लिक ओपिनियन को शेप कर रहे हैं, एग्जामिनर चाहता है कि आप ग्रैम्ची के फ्रेमवर्क को यूज़ करके एक्सप्लेन करो कि कैसे 21st सेंचुरी में कॉन्सेंट ही नया क्वेश्चन बन गया है। अब चलो देखते हैं कि हमने इसे कैसे लिखा है। इंट्रोडक्शन में हमने स्टार्ट किया है कि एंटोनियो ग्रैम्ची ने मार्क्सिज्म को एक नया मोरल और कल्चरल डायमेंशन दिया। मुसोलिनी के फासिज्म के दौरान प्रिजन नोटबुक में लिखते हुए उन्होंने पूछा, कैपिटलिज्म क्राइसिस के बाद भी कैसे बचा रहा है? उनका जवाब था हेजेमनी, यानी रूलिंग क्लास की एबिलिटी सोसाइटी के माइंड को ऑर्गेनाइज करने की। उन्होंने बताया, डोमिनेशन कंट्रोल्स थ्रू फियर बट हेजेमनी कंट्रोल्स थ्रू बिलीफ। फिर आती है पहली डायमेंशन, दैट इज डोमिनेशन। डोमिनेशन और डोमिनियो का मतलब है रोल बाय फोर्स, जैसे कि आर्मी, लॉ, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी। ये है ग्रैम्ची का पॉलिटिकल सोसाइटी, जहां ओबेडियंस फेयर और पनिशमेंट से मिलती है। ग्रैम्ची लिखते हैं, जब लेजिटिमेसी क्राइसिस आता है, स्टेट डायरेक्ट डोमिनेशन यूज करता है। डोमिनेशन रिएक्टिव और अनस्टेबल है, ऑर्डर को मेंटेन करता है विदाउट कन्विक्शन। फिर आती है हेजेमनी। हेजेमनी और येजेमोनिया पावर का सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है, रूल थ्रू मोरल लीडरशिप और वॉलेंटरी कंसेंट। ये ऑपरेट करता है सिविल सोसाइटी के अंदर, जैसे कि स्कूल्स, चर्च, मीडिया, लिटरेचर और डेली रिचुअल्स में। रूलिंग क्लास अपने वर्ल्ड व्यू को यूनिवर्सल बना लेता है ताकि इनइक्वालिटी नेचुरल लगे। ग्रैम्ची कहते हैं, द रूलिंग क्लास लीड्स एज वेल एज डोमिनेट्स। रेमंड विलियम्स ने बोला, हेजेमनी इज अ लिव्ड सिस्टम ऑफ मीनिंग्स एंड वैल्यूज एक्टिवली टेकन अप बाय द रूल्ड। पावर तब मोस्ट इफेक्टिव है जब लोग खुद अपनी सबऑर्डिनेशन को नॉर्मल मान लेते हैं। फिर आता है की डिस्टिंक्शन, कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। अब चलो समझते हैं डोमिनेशन और हेजेमनी में एक्चुअल फ़र्क क्या है। डोमिनेशन का मतलब है कोर्जन, जब स्टेट फोर्स का यूज़ करता है, जैसे आर्मी, लॉ, पुलिस या सर्विलेंस। ये पावर का विजिबल फोर्स है, लोग ओबे करते हैं क्योंकि वो डरते हैं। हेजेमनी का मतलब है कॉन्सेंट, जब लोग वॉलेंटरीली मान लेते हैं कि रूलिंग क्लास के आइडियाज़ ही सच हैं। यही कंट्रोल फियर से नहीं, बिलीफ से होता है। डोमिनेशन ऑपरेट करती है पॉलिटिकल सोसाइटी में, स्टेट और उसके इंस्टीट्यूशन के थ्रू। हेजेमनी ऑपरेट करती है सिविल सोसाइटी में, स्कूल, मीडिया, रिलीजन और कल्चर के थ्रू। और सबसे बड़ा फर्क इमोशन का है। डोमिनेशन फियर क्रिएट करती है, लेकिन हेजेमनी फेथ और मोरल एलिजेंस क्रिएट करती है। स्टुअर्ट हॉल ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि व्हेन कॉन्सेंट फेल्स, कोर्जन वेट्स इन द विंग्स, यानी जब लोगों का बिलीफ टूट जाता है तभी दंड चलाना पड़ता है।
नेक्स्ट है द डायलेक्टिक ऑफ कॉन्सेंट एंड फोर्स। स्टेबल डेमोक्रेसीज में हेजेमनी डोमिनेट करती है, क्राइसिस के दौरान डोमिनेशन फ्रंट पे आती है। पीटर थॉमस कहते हैं हेजेमनी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ डोमिनेशन बट इट्स कंटेनमेंट विद इन लेजिटिमेसी। इसका मतलब है जब तक पीपल बिलीव इन द सिस्टम, कोएर्जन बैकग्राउंड में रहता है। फिर आता है कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। 21st सेंचुरी में पावर का नया फॉर्म आया, एल्गोरिथमिक हेजेमनी। अब कंट्रोल गन्स से नहीं, डेटा और नैरेटिव से होता है। कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म्स, नेशनलिज्म, कंज्यूमरिज्म सब कॉन्सेंट प्रोड्यूस करते हैं मास इमोशंस के थ्रू। अथॉरिटेरियन स्टेट भी सॉफ्ट पावर में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि डोमिनेशन विदाउट हेजेमनी सस्टेनेबल ही नहीं है। फिर आता है कंक्लूजन। ग्रैम्ची ने स्टेट के अंदर नहीं, सोसाइटी के अंदर पावर को लोकेट किया। डोमिनेशन बॉडीज को कंट्रोल करता है, हेजेमनी माइंड्स को। और आज के ज़माने में जब मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेंट नॉर्मल लगता है, ग्रैम्ची का मैसेज और भी रेलेवेंट हो जाता है। फ्रीडम तब मिलेगा जब हम सिर्फ रिप्रेशन नहीं बल्कि कॉमन सेंस को भी चैलेंज करेंगे जो उसको जस्टिफाई करता है। अब चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बट उससे पहले एक जरूरी सूचना जनहित में जारी। इफ यू वांट एक्सेस टू दीज डिटेल्ड वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स और वांट पर्सनल मेंटोरशिप, यू कैन विजिट आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। चलो नाउ बैक टू आवर क्वेश्चन, जहां एग्जामिनर पूछता है अकॉर्डिंग टू ग्रैम्ची हेजेमनी इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्सेंट। कमेंट। यानी ग्रैम्ची सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि कॉन्सेंट इंपॉर्टेंट है, वो बोल रहे हैं कॉन्सेंट एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। पावर स्पॉन्टेनियसली नहीं चलती, उसे हर रोज सिस्टमैटिकली प्रोड्यूस और मेंटेन किया जाता है। तो चलिए समझते हैं एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। फर्स्ट है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। एग्जामिनर ये टेस्ट कर रहा है कि आप समझते हो या नहीं कि ग्रैम्ची के लिए कॉन्सेंट एक नेचुरल फीलिंग नहीं थी, वो एक कॉन्स्ट्रक्टेड रियलिटी थी जिसे सिविल सोसाइटी हर दिन रिप्रोड्यूस करती है। यानी पावर का स्ट्रेंथ उसकी पुलिस में नहीं, उसकी टेक्स्ट बुक, मीडिया और रिलीजन में होता है, जहाँ रूलिंग क्लास अपनी आइडियोलॉजी को कॉमन सेंस बना देती है। फिर है एनालिटिकल डायमेंशन। आपको ये दिखाना है कि ग्रैम्ची ने पावर को स्टेट के बाहर लोकेट किया। उनके लिए स्ट्रगल का मेन एरेना सिविल सोसाइटी थी, जहां कॉन्सेंट और मोरल लेजिटिमेसी बिल्ड होती है। यानी पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब लोगों के बिलीफ सिस्टम चेंज किए जाएं, नॉट जस्ट गवर्नमेंट्स। फिर आता है कंटेम्प्रेरी एंगल। आज के ज़माने में जहां मीडिया नैरेटिव्स और डिजिटल एल्गोरिदम पब्लिक ओपिनियन को शेप कर रहे हैं, ये क्वेश्चन और रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि पावर अब दिखाई नहीं देती, वो नॉर्मल लाइफ के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी है। चलो अब देखते हैं कि हमने इसको कैसे लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में हमने स्टार्ट किया कि एंटोनियो ग्रैम्ची ने क्लासिकल मार्क्सिज्म को एक कल्चरल और मोरल डेप्थ दी। जहां मार्क्स ने कहा था कि रूलिंग क्लास के पास मटेरियल कंट्रोल है, ग्रैम्ची ने बोला उनके पास माइंड्स का कंट्रोल भी है। वो लिखते हैं एवरी रूलिंग क्लास मस्ट सिक्योर नॉट ओनली इकोनॉमिक डोमिनेंस बट ऑल्सो इंटेलेक्चुअल एंड मोरल लीडरशिप। यानी हेजेमनी का मतलब है पावर तब सक्सेसफुल होती है जब रूल्ड क्लास वॉलंटरली बिलीव कर ले कि सिस्टम उनका ही बेनिफिट के लिए बना हुआ है। फिर आती है हमारी फर्स्ट डायमेंशन, दैट इज हेजेमनी एज कल्चरल लीडरशिप। क्लासिकल मार्क्सिज्म में सुपरस्ट्रक्चर पैसिव होता है। ग्रैम्ची ने कहा नहीं, सुपरस्ट्रक्चर भी एक एक्टिव बैटलफील्ड है। यहाँ पर आइडियाज, वैल्यूज और एजुकेशन के थ्रू कॉन्सेंट मैन्युफैक्चर होता है। रूलिंग क्लास अपने इंटरेस्ट को यूनिवर्सल बना के प्रेजेंट करती है ताकि डोमिनेशन को लीडरशिप का रूप मिल जाए। पेरी एंडरसन कहते हैं ग्रैम्ची मेड आइडियोलॉजी द टेरेन ऑफ क्लास स्ट्रगल, नॉट इट्स शैडो। इनसाइट क्या है? पावर सबसे डेंजरस तब होती है जब वो दिखाई नहीं देती, जब लोग सोचने लगते हैं कि ये नॉर्मल है। फिर आती है सिविल सोसाइटी, द वर्कशॉप ऑफ कॉन्सेंट। ग्रैम्सी ने सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पॉलिटिकल सोसाइटी जहां कोएर्जन होती है स्टेट अपैरेटस के थ्रू, एंड सिविल सोसाइटी जहां कॉन्सेंट जनरेट होता है जैसे स्कूल, मीडिया, रिलीजन, फैमिली और कल्चर। सिविल सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस लोगों के बिलीफ सिस्टम को शेप करते हैं क्योंकि वो हर दिन हर फॉर्म में रूलिंग आइडियोलॉजी को रीइंफोर्स करते हैं। ग्रैम्ची लिखते हैं एवरी सोशल ग्रुप क्रिएट्स इट्स ओन इंटेलेक्चुअल्स टू जस्टिफाई इट्स डोमिनेंस। इनसाइट क्या है? कंट्रोल तब परफेक्ट होता है जब लोग चूज वही करते हैं जो रूलिंग क्लास चाहती है कि वो चाहें। नेक्स्ट डायमेंशन है इंटेलेक्चुअल्स, द इंजीनियर्स ऑफ कॉन्सेंट। ग्रैम्ची ने इंटेलेक्चुअल्स को सेंट्रल रोल दिया। उन्होंने बोला रूलिंग क्लास के पास अपने ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स जैसे कि प्रीस्ट, प्रोफेसर्स, जर्नलिस्ट सिस्टम के मोरल बेस को जस्टिफाई करते हैं। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स जैसे कि कॉर्पोरेट मैनेजर्स, मीडिया क्रिएटर्स सिस्टम के नए फॉर्म्स ऑफ लेजिटिमेसी को प्रमोट करते हैं।
स्टुअर्ट हॉल कहते हैं द मीडिया इज द प्राइमरी अपैरेटस ऑफ कॉन्सेंट इंजीनियरिंग इन लेट कैपिटलिज्म। और इसी के अपोजिट में ग्रैमची वर्किंग क्लास से कहते हैं अपने खुद के ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स बनाओ जो एक काउंटर हेजेमनी बिल्ड कर सके ट्रुथ और डिग्निटी के बेसिस पर। फिर आता है पैसिव रिवोल्यूशन, जिसमें ग्रैमची के पैसिव रिवोल्यूशन का मतलब है सिस्टम अपने क्रिटिक्स के डिमांड को एब्जॉर्ब कर लेता है पर कोर स्ट्रक्चर को बदलता नहीं। रिफॉर्म्स दिए जाते हैं, स्लोगन्स चेंज होते हैं पर पावर वही रहती है। इससे लगता है जैसे चेंज हो रहा है लेकिन असल में सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी और लेजिटिमेसी दोनों बचाता है। इसमें इंसाइट क्या है? मॉडर्न पावर इवॉल्व करती है बाय एब्जॉर्बिंग रेजिस्टेंस नॉट क्रशिंग इट। फिर आता है हेजेमनी इन द डिजिटल एज। आज के ज़माने में सिविल सोसाइटी डिजिटल बन चुकी है। न्यूज़ साइकिल डिसाइड करते हैं हम क्या जानते हैं और एल्गोरिदम्स डिसाइड करते हैं हम क्या सोचते हैं। पॉप कल्चर और इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी कैपिटलिस्ट वैल्यू को सेल करती है एज सेल्फ फुलफिलमेंट। राइट विंग पॉपुलिज्म भी इसी कॉन्सेंट मैकेनिज्म का यूज़ करती है। नेशनलिज्म और रिलीजन के नाम पर एलीट इंटरेस्ट को मास सपोर्ट मिलता है, लेकिन काउंटर हेजेमनिक मूवमेंट्स जैसे कि ब्लैक लिव्स मैटर, मी टू और क्लाइमेट जस्टिस इसी मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेंट को चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि कॉमन सेंस भी एक आइडियोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है। चैंटल मॉफ लिखती हैं पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल टू इम्पोज मीनिंग एंड मोबिलाइज पैशंस। फिर आता है कॉन्क्लूजन। ग्रैमची के लिए पावर तब स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जब वो पावर लगती ही नहीं, हेजेमनी एंड्योर करती है क्योंकि लोग उसको नेचुरल समझने लगते हैं। वो लिखते हैं द ओल्ड इज डाइंग एंड द न्यू कैन नॉट बी बॉर्न इन दिस इंटररेग्नम मॉर्बिड सिम्टम्स अपीयर। आज हम इसी इंटररेग्नम में जी रहे हैं जहां पुराने हेजेमनीज क्रम्बल हो रहे हैं लेकिन नए काउंटर हेजेमनीज अभी तक सॉलिडिफाई नहीं हुए। ग्रैमची का लेसन सिंपल है, फ्रीडम सिर्फ रिप्रेशन तोड़ने से नहीं मिलेगी, वो तब मिलेगी जब हम उन बिलीव्स को बदलेंगे जो रिप्रेशन को जस्टिफाई करते हैं। तो ये था एंटोनियो ग्रैमची, एक थिंकर जिन्होंने बताया कि पावर सिर्फ दंड नहीं दिमाग से भी चलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं एंड कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको कौन से थिंकर को डिटेल में कवर करना है। थैंक यू। आज का क्वेश्चन है एरेंट्स कंसेप्शन ऑफ द पॉलिटिकल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू PSI रेवोल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे थिंकर की जिन्होंने पॉलिटिक्स को पावर या गवर्नेंस के सेंस में नहीं बल्कि फ्रीडम और एक्शन के लिव्ड एक्सपीरियंस के रूप में समझा, और उनका नाम है हैना एरेंट। जहां प्लेटो और हॉब्स जैसे थिंकर्स के लिए पॉलिटिक्स का मतलब था रूल, एरेंट के लिए पॉलिटिक्स का मतलब था अपीयर करना, बोलना और साथ में एक्शन लेना। एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी इंडिविजुअलिटी और फ्रीडम को एक्सप्रेस करते हैं। वो कहती हैं द पॉलिटिकल रेल्म राइजेज डायरेक्टली आउट ऑफ एक्टिंग टुगेदर, द शेयरिंग ऑफ वर्ड्स एंड डीड्स। यानी पॉलिटिक्स तब पैदा होती है जब हम मिलकर कुछ करते हैं, नॉट व्हेन वी रूल ओवर अदर्स। अब देखते हैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। तो पहले तो एग्जामिनर चाहता है कि आप क्लियरली समझाओ कि एरेंट के लिए पॉलिटिकल का मतलब गवर्नेंस, पॉलिसी और अथॉरिटी नहीं है। वो ग्रीक पॉलिस की स्पिरिट को रिवाइव करती हैं जहां पॉलिटिक्स एक पब्लिक स्पेस ऑफ फ्रीडम एंड एक्शन था। तो क्वेश्चन का कोर ये है, एरेंट के लिए पॉलिटिक्स एक शेयर्ड परफॉर्मेंस ऑफ फ्रीडम है, ना कि स्टेट क्राफ्ट या रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है एनालिटिकल एंगल, जिसमें आपको ये एक्सप्लेन करना है कि एरेंट ने पॉलिटिक्स को रीडिफाइन किया लिबरल और मार्क्सिस्ट दोनों ट्रेडिशन के अगेंस्ट। लिबरलिज्म में पॉलिटिक्स इंडिविजुअल राइट्स और रिप्रेजेंटेशन के बारे में होती है, मार्क्सिज्म में पॉलिटिक्स क्लास स्ट्रगल और इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में होती है। लेकिन एरेंट ने बोला दोनों ने एक गलती की, उन्होंने पॉलिटिक्स को इंस्ट्रूमेंटल बना दिया। उनके लिए पॉलिटिक्स खुद में एक रेल्म ऑफ मीनिंग एंड फ्रीडम है। फिर आता है रेलेवेंस। एग्जामिनर चाहता है कि आप एरेंट के फ्रेमवर्क को कनेक्ट करो आज के टाइम के डीपॉलिटिसाइजेशन से, जहां ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोक्रेसी लोगों की स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेशन को रिप्लेस कर रहे हैं। तो अब चलो देखते हैं कि हमने इस आंसर को कैसे लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा कि हैना एरेंट ने कहा है पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट रूल, इट्स अबाउट फ्रीडम। वो पॉलिटिक्स को एक्शन और स्पीच के जरिए ह्यूमन डिस्टिंक्टनेस एक्सप्रेस करने के रेल्म समझती हैं। इन हर बुक द ह्यूमन कंडीशन उन्होंने 3 एक्टिविटीज बताई, लेबर, वर्क और एक्शन। एक्शन की उनके लिए ट्रूली पॉलिटिकल है क्योंकि उसमें इंसान अपनी यूनिकनेस रिवील करता है। फॉर एरेंट टू एक्ट पॉलिटिकली इज टू अपीयर बिफोर अदर्स एज अ हु नॉट अ व्हाट। यानी पॉलिटिक्स का असली एसेंस इंडिविजुअलिटी और प्लूरलिटी में है।
फर्स्ट डायमेंशन है नेटैलिटी एंड एक्शन। एरेंट के लिए पॉलिटिक्स का रूट है नेटैलिटी, ह्यूमन कैपेसिटी टू बिगिन समथिंग न्यू। जहां मार्क्स और हॉब्स ने पॉलिटिक्स को नेसेसिटी से जोड़ा, एरेंट ने बोला पॉलिटिक्स पॉसिबिलिटी से पैदा होती है। फ्रीडम कोई अब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं, वो तो एग्जिस्ट करती है जब हम एक्ट करते हैं एक नए बिगिनिंग के रूप में। पॉलिटिक्स दस बिकम्स द आर्ट ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, एक जगह जहां लोग अपने एक्शन से दुनिया बदल सकते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन है प्लूरैलिटी। एरेंट के लिए पॉलिटिक्स एक क्राउड का इवेंट नहीं है, वो प्लूरैलिटी का सेलिब्रेशन है। हम सब अलग हैं पर इक्वल हैं इन आवर कैपेसिटी टू एक्ट। ये प्लूरैलिटी पॉलिटिक्स को अनप्रेडिक्टेबल और ह्यूमन बनाती है। जॉर्ज केटब लिखते हैं, प्लूरैलिटी इज नॉट अ फैक्ट फॉर एरेंट, इट इज द प्रीमाइस ऑफ पॉलिटिक्स इटसेल्फ। एरेंट के लिए डिफरेंस प्रॉब्लम नहीं है, वो पॉलिटिक्स का कंडीशन है। In a world of uniformity and control, Arendt reminds us difference is not to be solved, it is to be lived. नेक्स्ट डायमेंशन है द पब्लिक रेल्म। पॉलिटिक्स तब एग्जिस्ट करती है जब लोग एक दूसरे के सामने आते हैं, स्पीक करते हैं, एक्ट करते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी डिस्क्लोज करते हैं। एरेंट इसको बोलती है स्पेस ऑफ अपीयरेंस। ये स्पेस इंस्टीट्यूशनल नहीं होता, ये हर जगह पैदा होता है जहाँ फ्रीडम इनैक्ट होती है। जब लोग आइसोलेट हो जाते हैं तब ये स्पेस कोलैप्स करता है। एरेंट कहती है यू विल फाइंड द पॉलिटिकल ओनली वेयर मैन लिव इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, यानी पॉलिटिक्स विजिबिलिटी और पार्टिसिपेशन से जीती है, ना कि ब्यूरोक्रेसी से। फिर आता है नेक्स्ट डायमेंशन जो कि है पावर एज कलेक्टिव एक्शन। एरेंट ने कहा पॉलिटिक्स और वायलेंस अपोजिट्स हैं। पावर तब पैदा होती है जब लोग एक्ट इन कॉन्सर्ट, जबकि वायलेंस डायलॉग को तोड़ती है। उन्होंने ऑन वायलेंस में लिखा पावर एंड वायलेंस आर अपोजिट्स वेयर वन रूल्स एब्सोल्यूटली द अदर इज अब्सेंट। यानी रियल पावर कंसेंसस और कोऑपरेशन से आती है, कोअर्जन से नहीं। एरेंट का मॉडल है नॉन वायलेंट पॉलिटिक्स, जहां स्ट्रेंथ का सोर्स है शेयर्ड एक्शन, नॉट डोमिनेशन। नेक्स्ट डायमेंशन है काउंसिल सिस्टम। एरेंट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से डिससेटिस्फाइड थी। उन्होंने काउंसिल सिस्टम का आइडिया दिया, ग्रीक पॉलिस, पेरिस कम्यून और टाउन हॉल से इंस्पायर्ड, जहां लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। सेला बेनहबीब कहती हैं फॉर एरेंट पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट एंड्स बट अबाउट प्रोसेस, अ कॉन्टिन्यूअल बिकमिंग थ्रू फ्रीडम एंड एक्शन। एरेंट डेमोक्रेसी को वोट देने का रिचुअल नहीं मानती हैं, एक लिव्ड पार्टिसिपेशन समझती हैं। नेक्स्ट डायमेंशन है टोटलिटेरियनिज्म। एरेंट के लिए टोटलिटेरियनिज्म पॉलिटिक्स का अपोजिट है। वो शो करती हैं नाजी और स्टैलिनिस्ट रेजिम्स ने वायलेंस के साथ साथ स्पॉन्टेनिटी और प्लूरलिटी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। टोटलिटेरियनिज्म का गोल डिस्पोटिक रूल नहीं बल्कि पॉलिटिक्स के खुद के कंडीशंस को एलिमिनेट करना है। Totalitarianism strives not towards despotic rule but towards the elimination of the political itself. नेक्स्ट डायमेंशन है क्रिटिक्स ऑफ एरेंट्स आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल। मार्क्सिस्ट कहते हैं एरेंट ने मटेरियल कंडीशंस इग्नोर किए, उनके लिए पॉलिटिक्स सिर्फ एलिट डिस्कोर्स बन गया। फेमिनिस्ट जैसे कि आई एम यंग कहती हैं एरेंट ने पब्लिक प्राइवेट डिवाइड में केयर और इमोशन को एक्सक्लूड किया। पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स बोलते हैं एरेंट ने कॉलोनियल पॉलिटिक्स और नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशंस इग्नोर किए। चैंटल मॉफ कहती हैं पॉलिटिक्स इज नॉट कंसेंसस बट एगोनिज्म, यानी एरेंट ने कन्फ्लिक्ट के डायमेंशन को अंडर प्ले किया। नेक्स्ट डायमेंशन है कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। आज जब पॉलिटिक्स ब्यूरोक्रेसी और एल्गोरिदम में घुल गई है, एरेंट का फ्रीडम एज पब्लिक एक्शन फिर से रेलेवेंट लगता है। मूवमेंट जैसे कि वॉल स्ट्रीट, शाहीन बाग, ब्लैक लिव्स मैटर एरेंट के स्पेस ऑफ अपीयरेंस को रिवाइव करते हैं, जहां लोग पब्लिक में आके एक्ट करते हैं और अपना वर्ल्ड शेयर करते हैं। बॉनी हॉनी कहती हैं एरेंट हेल्प अस रिकवर पॉलिटिक्स एज अ रेल्म ऑफ बिकमिंग नॉट एडमिनिस्ट्रेशन। एरेंट के लिए पॉलिटिक्स एक रिमाइंडर है, जब तक लोग मिलकर एक्ट करते रहेंगे फ्रीडम मर नहीं सकती। कॉन्क्लूजन आता है जिसमें हमने लिखा कि एरेंट कहती हैं मेन आर फ्री एज लॉन्ग एज दे एक्ट नीदर बिफोर नॉर आफ्टर, यानी फ्रीडम और एक्शन एक ही चीज़ है। पॉलिटिक्स कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, एक एक्सपीरियंस है, एक जगह जहां हम अपनी इंडिविजुअलिटी और ह्यूमैनिटी एक्सप्रेस करते हैं। अगेंस्ट टेक्नोक्रेसी एंड एपैथी, एरेंट रिमाइंड्स अस टू बी ह्यूमन इज टू अपीयर, टू एक्ट एंड टू शेयर द वर्ल्ड विद अदर्स। अब चलो बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जहाँ एग्जामिनर एरेंट के सबसे इंपॉर्टेंट थीम पर फोकस करता है, आइडियोलॉजी और टोटलिटेरियनिज्म। क्वेश्चन है डिस्कस एरेंट्स एनालिसिस ऑफ द रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन मॉडर्न टोटलिटेरियन रेजिम्स। ये वो कंसेप्ट है जहां ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एरेंट के लिए आइडियोलॉजी का मतलब सिर्फ एक सेट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज नहीं होता, बल्कि एक ऐसी थिंकिंग प्रोसेस होती है जो रियलिटी को रिप्लेस कर देती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। पार्ट 1,
जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें एग्जामिनर सबसे पहले ये चेक करेगा कि आप एरेंट के आइडियोलॉजी को नॉर्मल पॉलिटिकल बायस समझ रहे हो या एक टोटल वर्ल्ड व्यू। एरेंट के लिए आइडियोलॉजी एक क्लोज्ड लॉजिकल सिस्टम है, एक ही आइडिया से पूरी हिस्ट्री, मोरालिटी और फ्यूचर एक्सप्लेन कर देना। चलो अब देखते हैं कि हमने इसे कैसे लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा, अपनी क्लासिक बुक द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951 में एरेंट लिखती हैं, आइडियोलॉजिकल थिंकिंग इज नॉट कंसर्न्ड विद ट्रुथ और फॉल्सहुड बट विद लॉजिकल कंसिस्टेंसी। उनके लिए आइडियोलॉजी का रोल एक मेंटल कंपस का है जो रियलिटी को सिंप्लीफाई करके ह्यूमन थिंकिंग को रिप्लेस कर देता है। नाजी और स्टैलिनिस्ट रेजिम्स ने इस लॉजिक को एक मैकेनिज्म बना दिया, एक प्रेडिक्टेबल फॉर्मूला जो हर इवेंट को एक्सप्लेन कर दे, चाहे वो सच हो या झूठ। एरेंट कहती हैं टोटलिटेरियनिज्म तब बिगिन होता है जब आइडियोलॉजी एक्सपीरियंस को रिप्लेस कर देती है। फर्स्ट डायमेंशन है टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी। एरेंट बताती हैं कि आइडियोलॉजी का मोटिव ट्रुथ नहीं, लॉजिकल कंप्लीशन है। एक सेंट्रल आइडिया जैसे रेस या क्लास को इतना एक्सटेंड कर दिया जाता है कि वो पूरी वर्ल्ड व्यू बन जाती है। इसमें 3 कोर फीचर्स हैं। फर्स्ट इज टोटल एक्सप्लेनेशन, सब कुछ एक थ्योरी में फिट कर दो। सेकंड इज प्रेडिक्टिव सर्टेनिटी, फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइडेड है। थर्ड इज एंड ऑफ थिंकिंग, जिसमें सवाल पूछना डिसलॉयलिटी बन जाता है। रिजल्ट क्या हुआ? लोग सोचना बंद कर देते हैं, सिर्फ बिलीव करते हैं, और यही टोटलिटेरियन कंट्रोल का फर्स्ट स्टेप है। सेकंड डायमेंशन है आइडियोलॉजी प्लस टेरर। एरेंट के लिए आइडियोलॉजी एक मेंटल मैप है और टेरर उसका इंस्ट्रूमेंट। आइडियोलॉजी बता देती है कौन एनिमी है, टेरर उसको एलिमिनेट करता है। एग्जाम्पल, नाजी लॉजिक, रेस स्ट्रगल इज नेचुरल, ज्यूज आर द एनिमी, एक्सटर्मिनेशन इज मोरल ड्यूटी। स्टैलिनिस्ट लॉजिक क्या है? क्लास एनिमी एग्जिस्ट, पर्ज इज हिस्टोरिकल नेसेसिटी। एरेंट कहती हैं वंस आइडियोलॉजिकल थिंकिंग टेक्स ओवर, एक्सपीरियंस बिकम्स सुपरफ्लुअस, यानी फैक्ट्स नो लॉन्गर मैटर, ओनली थ्योरी रिमेन्स। आइडियोलॉजी गिव्स डायरेक्शन, टेरर गिव्स डिसिप्लिन, टुगेदर दे क्रिएट टोटल सबमिशन। नेक्स्ट डायमेंशन है डिस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। एरेंट कहती हैं टोटलिटेरियन रेजिम्स का गोल सिर्फ कंट्रोल नहीं, रियलिटी को रिप्लेस करना है। लोगों को इतना आइसोलेटेड कर दो कि वो ट्रुथ और फिक्शन का डिफरेंस ही ना समझें। उनके वर्ड्स में द आइडियल सब्जेक्ट ऑफ टोटलिटेरियन रूल is not the convinced Nazi or communist, but people for whom the distinction between fact and fiction no longer exist। यानी जब ट्रुथ इतना फ्रेगमेंटेड हो जाए कि हर नैरेटिव इक्वल लगे, तब फ्रीडम मर जाती है। नेक्स्ट डायमेंशन है आइडियोलॉजी एंड लोनलीनेस। एरेंट बताती हैं कि मास लोनलीनेस टोटलिटेरियनिज्म का फर्टाइल सॉइल है। जब लोग सोसाइटी से कट हो जाते हैं, बिलोंगिंग के लिए आइडियोलॉजी में रिफ्यूज लेते हैं, वो उन्हें मीनिंग और सर्टेनिटी देती है, चाहे वो फॉल्स हो। आइडियोलॉजी दस कन्वर्ट्स आइसोलेशन इनटू लॉयलिटी। नेक्स्ट डायमेंशन है कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। आज के डिजिटल एरा में आइडियोलॉजिकल थिंकिंग एक नए फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। प्रोपेगेंडा, पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स और इको चैम्बर्स। लोग सच नहीं, सिर्फ कन्फर्मेशन ढूंढते हैं। नेशनलिज्म, रिलीजियस पॉपुलिज्म और कल्चर वॉर्स, ये सब एरेंट के फ्रेमवर्क में फिट बैठते हैं। उनका वार्निंग आज भी रेलेवेंट है। व्हेनेवर पीपल रिफ्यूज to think for themselves, they prepare the ground for tyranny। फिर आता है कंक्लूजन। एरेंट कहती हैं टोटलिटेरियनिज्म का सबसे बड़ा डेंजर ये नहीं कि वो फ्रीडम छीन लेता है, बल्कि ये है कि वो थिंकिंग छीन लेता है। जब हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं और एक थ्योरी को अल्टीमेट ट्रुथ मान लेते हैं, तब हम पॉलिटिकल नहीं रहते, हम मैकेनिकल बन जाते हैं। एरेंट के लिए सोल्यूशन सिंपल था, टू थिंक इज टू रेजिस्ट। क्रिटिकल थिंकिंग ही टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी का रियल एंटीडोट है। तो ये थी हैना एरेंट, एक थिंकर जिन्होंने बताया कि डिक्टेटरशिप सिर्फ टेरर से नहीं, आइडियाज़ के थ्रू भी बन सकती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने मित्र मंडली में शेयर कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।